हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साक्षी विष्णु एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में? इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम हमारे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। ओके, वो क्या टॉपिक है स्टूडेंट्स? मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। ओके, देन हम फर्दर प्रोसीड करेंगे कि और बाकी क्या क्या चीजें हैं हमारे पर्टिकुलर चैप्टर में गिवन। ओके, सो हम देखते हैं स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है। इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। इकोनॉमिक्स जो वर्ड्स है स्टूडेंट, वो 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। वो वर्ड्स क्या है? ओइकोस एंड नेमेन। ओके, ओइकोस का मतलब होता है हाउस एंड नेमेन का मतलब होता है टू मैनेज। ओके, जब हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, ओके, इन दोनों वर्ड्स को अगर हम कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा हमारा वर्ड इकोनॉमिक्स। ओके, मतलब इकोनॉमिक्स तो हमें मिला, इसके साथ में हमें ये दोनों भी तो ऐड करने हैं, तो ये क्या हुआ? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक, अगर इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें और थोड़ा सा इजी बनाएं तो इकोनॉमिक्स क्या होगा? मैनेजिंग हाउस विथ लिमिटेड फंड्स। ओके, क्या होगा ये? मैनेजिंग हाउस विथ लिमिटेड फंड्स। नाउ ये जो पर्टिकुलर हमारे पास स्टेटमेंट है कि मैनेजिंग हाउस विथ लिमिटेड फंड्स, ये हमें क्या समझाना चाहती है? इसका क्या मतलब होता है? लिमिटेड फंड्स, लिमिटेड फंड्स का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारी जो इकोनॉमी है इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। ओके, नाउ कौन से रिसोर्सेज? वो रिसोर्सेज जो कहीं से भी, कोई से भी गुड्स या सर्विसेज, आप कुछ भी ले लीजिए, जो कि आपके वांट को सेटिस्फाई करते हैं, वो कैसे हैं? वो लिमिटेड है। ओके, हम यहाँ पे रिसोर्सेज का क्या मतलब ले रहे हैं? वो सारी चीजें जिनसे आपके वांट्स, आपकी डिजायर्स फुलफिल होती है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो सारे रिसोर्सेज को हम इकोनॉमी में लेते हैं। ओके, नाउ लिमिटेड फंड्स मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज। ये जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। ओके, ये लिमिटेड इसलिए हैं स्टूडेंट्स बिकॉज हमारे पास, आप देख सकते हैं राइट, हम लोगों के पास में 2 टाइप के रिसोर्सेज हम मान सकते हैं। एक हो गया हमारा जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं वो, और एक हो गए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या? वो रिसोर्सेज जिन्हें हमने नहीं बनाया है, वो ये क्रिएशन बाय गॉड है राइट। जो एयर है, वाटर है, ये क्या है? ये हमने नहीं बनाई है राइट। माउंटेन्स हुए, ये सारी चीजें क्या है? ये है नेचुरल रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ये आप देख सकते हैं कि ये लिमिटेड क्वांटिटी में है राइट। वाटर की स्कैरसिटी आप लोगों को पता है, वाटर की स्कैरसिटी होती है, तो वो क्या बता रहा है? कि वो लिमिटेड रिसोर्स है। ओके, देन इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं? इसके बाद में हम देखते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। तो जो मैन मेड रिसोर्सेज है स्टूडेंट्स, मैन मेड रिसोर्सेज क्या हुए? वो रिसोर्सेज जो हमने खुद ने बनाए। ठीक है, लैंड था, लैंड पे बिल्डिंग खड़ी कर दी, तो वो बिल्डिंग क्या है? वो बिल्डिंग मैन मेड रिसोर्स है, वो हमने बनाई है। तो जब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो क्या आप ये सोच सकते हैं कि मैन मेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो? नहीं सोच सकते। वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है कि इससे ज्यादा तो आपको कोई भी चीजें नहीं मिल सकती। तो वो क्या बता रहा है? कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ओके, वो लिमिटेड फंड्स हैं। तो इकोनॉमिक्स हमें क्या बता रहा है? मैनेजिंग हाउस। यहाँ पे हाउस का क्या मतलब हुआ? हाउस का मतलब हुआ पूरी कंट्री, पूरी इकोनॉमी, पूरा यूनिवर्स। आप पूरा एक टोटल में देखिए, ठीक है, विथ लिमिटेड फंड्स, विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, नाउ यहाँ पे हाउस एंड लिमिटेड फंड्स को देने की क्या नीड थी? यहाँ पे ये भी तो बोल सकते थे हम कि यार पूरा मैनेजिंग होल इकोनॉमी या मैनेजिंग होल कंट्री, ऐसा भी तो लिख सकते थे। वो इसलिए नहीं लिखा गया स्टूडेंट्स बिकॉज इस चीज को बहुत सिंप्लीफाई वे में देखा है। ओके, आप एक इंडिविजुअल पर्सन हो, आपका जो हाउस है वो आप समझिए कि वो जो हाउस है, आपका जो होम है, वो आपकी पूरी यूनिवर्स है। ठीक है, आपको आपके घर के अलावा किसी से कोई भी मतलब नहीं है। आपकी जो पूरी दुनिया है वो क्या है? वो आपका होम है, वो आपका घर है। ओके, तो आप आपके घर को कैसे मैनेज कर रहे हो? लिमिटेड फंड्स के साथ में। आपकी स्टूडेंट्स, आप मानिए जो इनकम है वो लिमिटेड है। अगर बिल गेट्स भी है तो उनकी इनकम भी लिमिटेड है, उन्हें भी पता है कि मुझे इतनी ही इनकम मिलने वाली है। अनलिमिटेड तो नहीं है ना कि वो ये सोचेंगे कि नहीं जितनी मैं चाह रहा हूं उतनी इनकम मिल जाए, ऐसा नहीं है। उनकी इनकम भी लिमिटेड है, इसलिए
हाउस मतलब आपकी खुद की जो यूनिवर्स है, आपका खुद की जो पूरी दुनिया है, उसको मैनेज करना विथ लिमिटेड फंड्स, आपके पास जो लिमिटेड फंड्स हैं उनकी हेल्प से। ओके, तो इकोनॉमिक्स क्या हुआ? इकोनॉमिक्स को और सिंपल वे में हम बोले तो इकोनॉमिक्स एक स्टडी है, वो हमें बताती है कि कैसे हमें मैनेज करना है अपनी पूरी इकोनॉमी को विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स एक चीज बहुत या अच्छे से ध्यान रखनी है, लिमिटेड फंड्स या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इकोनॉमिक्स को मेनली क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि हमारी कंट्री में या हमारा जो इकोनॉमी है, हम बोल सकते हैं, कंट्री तो एक बहुत छोटी चीज हो जाएगी, अगर आप दूसरी कंट्रीज में भी देखेंगे तो वहां पे भी लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैं। तो इकोनॉमिक्स ये बताती है कि आपकी इकोनॉमी में जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूज किया जाए। ठीक है, इसलिए जब भी आप इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है? लिमिटेड रिसोर्सेज। ओके, या फिर स्केयर रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज की कमी है थोड़ी हमारे पास में। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशंस दिए उनके अकॉर्डिंग। ओके, हम ब्रॉडली 4 जो इकोनॉमिस्ट हैं हमारे, उनकी डेफिनेशन को पढ़ने वाले हैं कि उन पर्टिकुलर ऑथर्स ने, उन पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ओके, सो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वेल्थ डेफिनेशन। ओके, वेल्थ डेफिनेशन दी गई है बाय एडम स्मिथ। ये पर्टिकुलर एक पर्सन थे, आप लोग पिक्चर भी याद रखिए कि अच्छा ठीक है एडम स्मिथ सर ऐसे दिखते थे। ओके, आप कभी उनकी पिक्चर देखेंगे तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ ये ना एडम स्मिथ ने, इन्होंने वेल्थ डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक्स की। क्या होती है वो हम इंडिविजुअली सबकी पढ़ेंगे कि उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस में क्या बोला है। ठीक है, देन वेलफेयर डेफिनेशन बाय एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने दी है हमारी वेलफेयर डेफिनेशन। ओके, देन हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है स्कैरसिटी डेफिनेशन बाय प्रोफेसर लायलन रॉबिन्स। ओके, इन्होंने दी है स्कैरसिटी डेफिनेशन को। एंड देन आती है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन बाय प्रोफेसर सैमुएलसन। ठीक है, ये 4 हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी हम डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं कि ये चारों ने अपने अपने व्यू से इकोनॉमिक्स को क्या बताया है, क्या समझा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स विथ वेल्थ डेफिनेशन, देन वेलफेयर, देन स्कैरसिटी एंड देन ग्रोथ ओरिएंटेड। ओके, सो नाउ हम देखते हैं हमारी वेल्थ डेफिनेशन, जो कि किसने दी है स्टूडेंट्स? एडम स्मिथ ने। ओके, उन्होंने क्या बोला है? इकोनॉमिस्ट इज द साइंस ऑफ वेल्थ। क्या है इकोनॉमिक्स? एक साइंस है वेल्थ का। अब स्टूडेंट्स, अगर हम वेल्थ का मतलब हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो क्या होता है? मनी, राइट? वेल्थ का मतलब भाई मनी होता है, हमें तो यही पता है। लेकिन हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में और क्या होता है वेल्थ का मतलब। ओके, हम ये चीज भी समझते हैं। तो वेल्थ होती है दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। वो सारे गुड्स जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोल देंगे? उन्हें हम बोल देंगे वेल्थ। ओके, ये पर्टिकुलर डेफिनेशन किसने दी स्टूडेंट्स? एडम स्मिथ ने। बहुत इजी डेफिनेशन है, बहुत इजीली उसे याद रख सकते हो। वेल्थ डेफिनेशन है, ओके, किसने दी? एडम स्मिथ ने दी। एडम स्मिथ ने क्या बोला? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ की डेफिनेशन है, उन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ है। उनका ये बोलने का क्या रीजन था वो हम अभी देखते हैं। ओके, सो क्या बोला उन्होंने? इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ यूजिंग एक्टिविटीज ऑफ पीपल। इकोनॉमिक्स क्या है स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक्स किससे कंसर्न है? वो प्रॉब्लम जहां से वेल्थ मिलती है और वेल्थ को यूज करना है। मतलब हमें कहां से मनी जनरेट हो रहा है, पहली चीज तो हमें ये देखनी है। ओके, देन जो मनी जनरेट हुआ है उसे हमें कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है ताकि हमारे जो मैक्सिमम वांट्स वो क्या हो, वो फुलफिल हो सके। ठीक, और उसके बाद में हमें ये चीज भी पता है कि इकोनॉमिक्स में वेल्थ किस चीज को बोला इन्होंने? दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। वो सारे गुड्स जो कि ह्यूमन वांट सेटिस्फाई करते हैं वो वेल्थ है। ओके, आपको चॉकलेट खानी थी, आपने चॉकलेट खाई, आपका एक वांट सेटिस्फाई हुआ, राइट? तो चॉकलेट क्या हुई स्टूडेंट्स? चॉकलेट हुई वेल्थ। ओके, तो वेल्थ वो सारे गुड्स हो गए जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, देन जो हमारे एडम स्मिथ हैं उन्होंने ये बोला कि इकोनॉमिक्स जो है वो कंसर्न्ड किस प्रॉब्लम से? इस प्रॉब्लम से
कि कहाँ से वेल्थ मिलेगी एंड कैसे हमें वेल्थ को यूज करना है. ओके, then interested in studying the ways by which the wealth of all nations should be increased, could be increased. सॉरी, जो इकोनॉमिक्स है वो क्या बोला है उन्होंने, एडम स्मिथ ने, उन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक्स जो है वो इंटरेस्टेड है किस चीज को स्टडी करने में, वो सारे वेज को, जिससे कि हमारे पूरे नेशन की जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो सके. ओके, वेल्थ को स्टूडेंट्स हम मनी भी मानेंगे एंड वेल्थ को हम ये पर्टिकुलर चीज भी मानेंगे कि वो गुड्स जो कि हमारे ह्यूमन वांट्स को या हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं. ओके, तो इन्होंने बोला है कि इकोनॉमिक्स उस चीज में इंटरेस्टेड है, उस स्टडी में इंटरेस्टेड है जो कि हमें ये बताता है कि पूरे नेशन की वेल्थ को कैसे इंक्रीज किया जाए. ओके, पूरे नेशन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो वांट्स है वो सेटिस्फाई किए जाएं या जो उनकी इनकम है वो बढ़ाई जाए. ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग, किनके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या हुई, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ. ओके, बहुत इजी सी डेफिनेशन है, इन्होंने बोल दिया कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है वेल्थ की. ठीक है, वेल्थ डेफिनेशन आई गेस आप लोगों को याद हो गई होगी. नाउ अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स हमारी वेलफेयर डेफिनेशन. ओके, वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी स्टूडेंट्स, वेलफेयर डेफिनेशन दी एल्फ्रेड मार्शल ने. ओके, उन्होंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इट enquires हाउ ही गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही यूजेस इट. एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक स्टडी, किसकी स्टडी है स्टूडेंट्स, एक मैन की. ओके, मैन मतलब आप, मैं, हर एक इंडिविजुअल पर्सन. ओके, इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. नाउ पहले तो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ क्या होता है हम वो देखते हैं. सो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन हु लिव्स इन द सोसाइटी. वो सारी एक्टिविटीज की स्टडी करना, किसके स्टडी करना है, वो सारी एक्टिविटीज की जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन परफॉर्म कर रहा हो. ओके, मतलब स्टडी ऑफ एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन. ऑर्डिनरी मैन मतलब एक कॉमन मैन. ओके, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रिच पीपल की स्टडी कर रहे हैं, रिच पीपल की एक्टिविटीज की, या फिर सिर्फ पुअर की कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सबकी. ऑर्डिनरी मैन में आप ये मानिए कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ओके, वो रिच भी हो सकता है, वो पुअर भी हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है. ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ हमें ये बता रहा है कि स्टडी करना एक्टिविटीज की एक ऑर्डिनरी मैन की जो कि इस सोसाइटी में रहता है. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स है इसी चीज की स्टडी कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ की स्टडी कर रहा है भाई, कि एक एक पर्सन की क्या एक्टिविटीज होती है, उन्हें कहाँ से इनकम मिलती है, वो कहाँ पर जाकर उसे स्पेंड करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्या चीज से उन्हें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कितने लोग सेटिस्फाइड हैं, कितने लोग सेटिस्फाइड नहीं. ये सारी चीजों की जो स्टडी है वो कौन बताता है, वो हमारी वेलफेयर डेफिनेशन में बताई गई है कि इकोनॉमिक्स उसे कहते हैं. ओके, इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही यूजेस इट. ओके, ये क्या इंक्वायर करता है स्टूडेंट्स कि एक ऑर्डिनरी पर्सन, एक ऑर्डिनरी मैन कहाँ से इनकम मिलती है उसे और कहाँ पे वो यूज करता है या फिर कहाँ पर वो स्पेंड करता है. ओके, मतलब सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका और आप कितना स्पेंड कर रहे हो, कितना सेव कर रहे हो, कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सारी चीज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स बोलते हैं. ओके, ये हमें कहाँ पढ़ा, ये हमें पता चला हमारी वेलफेयर डेफिनेशन में कि इकोनॉमिक्स हम इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं. ओके, The primary object and end use of economics is promotion of material welfare. एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला, एल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है या जो एंड यूज ऑफ इकोनॉमिक्स है वो क्या है, वो है प्रमोशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर. प्रमोशन ऑफ मटेरियल वेलफेयर. नाउ मटेरियल वेलफेयर क्या है स्टूडेंट्स, मटेरियल वेलफेयर को आप ऐसे समझिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ओके, नाउ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आई गेस आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो एक मैं समझा देती हूँ क्या होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. आप ये समझिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक अच्छे से आप लोगों को हाउसिंग मिल रही हो, फूड मिल रहा हो, राइट, रहने की जगह, पीने के लिए पानी, हर एक चीज की फैसिलिटीज जो नेसेसिटीज है
उसके लिए आप लोगों को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा है, आपकी नेसेसिटीज अच्छे से कंप्लीट हो रही है एंड वो धीरे धीरे आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ रहा है। ओके आप मानिए पहले आप एक छोटे से घर में रहते थे, ओके बहुत कंजस्टेड घर में रहते थे एंड आपके जो फैमिली है उसमें 10 पीपल रहते थे, एक छोटे से घर में 2 रूम्स का वो घर था, एक किचन था और उसमें 10 लोग रहते थे। ओके नाउ आपकी इनकम बढ़ी, ओके आपने क्या किया, आप एक नए घर में शिफ्ट हुए, आपने एक नया घर परचेज किया, उसमें शिफ्ट हुए बिकॉज आप लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही थी यार कि यार 10 लोग एक छोटे से घर में कैसे रहें, बहुत दिक्कतें होती है, इसमें बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, पढ़ने वाले भी हैं, जॉब करने वाले भी हैं, सब लोग हैं, तो हम बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो आपने एक नया घर लिया, थोड़ा बड़ा साइज का लिया जिसमें कि आप लोग अच्छे से एटलीस्ट इतने अच्छे से तो रह सकें कि ठीक है सब लोग को एक पर्सनल स्पेस भी मिल रही है एंड सब लोग अच्छे से रह रहे हैं खुशी हुई, मतलब किसी को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ रहा है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा बट अपनी जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो रही है। ओके तो क्या हुआ, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, राइट आप एक छोटे घर से बड़े घर में गए, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, आप थोड़े अच्छे से रहने लगे। वहां पे हो सकता है आप लोग इतने अच्छे से नहीं रहते हो, यहाँ पे आपका पर्सनल रूम हो गया है, अब आपने आपके रूम को बहुत अच्छे से रखा, आप बहुत अच्छे से रहने लगे। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम इसी को बोलते हैं कि आपकी जो लिविंग का जो तरीका है, आपकी जो रहने का तरीका है उसे अच्छा करें। ओके बहुत अच्छे वे से आप रह रहे हैं, आपकी जो नेसेसिटीज है उसके लिए आपको कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ रहा है, वो अच्छे से फुलफिल हो रही है। ओके तो इनके अकॉर्डिंग हमारे एल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या करता है, इकोनॉमिक्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और एंड यूज क्या है, ये स्टडी करना, ये प्रमोट करना मटेरियल वेलफेयर। ओके क्या प्रमोट करना स्टूडेंट्स, मटेरियल वेलफेयर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगी वेल्थ एंड वेलफेयर डिफिनेशन कि वो क्या बोलती है हमारी वेल्थ एंड वेलफेयर। ओके नाउ हम देखते हैं स्कैरसिटी डेफिनेशन। स्कैरसिटी डेफिनेशन नाम में आ गया स्कैरसिटी, अब मतलब कि ये वही लिमिटेड रिसोर्सेज वाली कुछ बातें आ जाएंगी, राइट। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये स्कैरसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज की शॉर्टेज होना। ओके अगर हम देखें स्कैरसिटी, रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है मतलब कि क्या हो रहा है, आपकी जो डिमांड है वो तो बहुत ज्यादा है किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए, लेकिन उसकी सप्लाई उतनी नहीं है, तो वो स्कैरसिटी बता रहा है। ठीक और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, नंबर्स के साथ में पढ़ते हैं, तो फिर नंबर्स को क्यों हम छोड़ रहे हैं, राइट। तो हम नंबर्स को लेके आएंगे, स्कैरसिटी समझते हैं अब हम नंबर से। वाटर की डिमांड है, वाटर चाहिए आपको 25 लीटर्स। ओके एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ओके 25 लीटर्स का वाटर चाहिए, मतलब वाटर की डिमांड कितनी हुई, डिमांड हुई 25 लीटर्स की, लेकिन एट प्रेजेंट आपको 25 लीटर्स नहीं मिल पा रहे हैं, आपको सिर्फ 20 लीटर्स मिल रहे हैं, मतलब जो सप्लाई हो रही है हमारे वाटर की वो कितनी हो रही है 20 लीटर्स की। ओके तो अब क्या हो रहा है, जो 5 लीटर्स की डिमांड थी वो फुलफिल नहीं हो पाई, वो पूरी सेटिस्फाई नहीं हो पाई। वो क्या बता रहा है कि ये जो 5 लीटर्स का गैप है ये बता रहा है आपको स्कैरसिटी ऑफ वाटर, राइट। क्या है ये, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, वो आपको बता रहा है कि वाटर की कमी है इन रिलेशन टू योर डिमांड। ओके आप जितनी डिमांड कर रहे हैं उससे कम ही आपको वाटर मिल पा रहा है। ओके ये हुआ हमारा स्कैरसिटी। स्कैरसिटी को हम बहुत सिंपल वे में समझे तो शॉर्टेज होना किसी भी चीज की। ठीक अब हम देखते हैं कि स्कैरसिटी की डेफिनेशन क्या है। ओके पहले तो किसने दिया, ये किस पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट ने हमारी स्कैरसिटी डेफिनेशन लेके आए, वो थे प्रोफेसर लायलन रॉबिन्स। ओके उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। किसके बीच में रिलेशनशिप स्टूडेंट्स, एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। एंड्स मतलब जो आपके वॉन्ट्स हैं उनके बीच का रिलेशन किसके साथ में, स्केयर मीन्स दैट इज स्केयर रिसोर्सेज के साथ में जिनका अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। मतलब इस पर्टिकुलर चीज में हमें 3 चीज मिल गई। ओके इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में वो क्या है, अनलिमिटेड वॉन्ट्स। ओके ये जो आपके एंड्स हैं वो आपके वॉन्ट्स हुए, अनलिमिटेड वॉन्ट्स
स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये जो स्केयर मीन्स है उससे हम लेके आए स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड अल्टरनेटिव यूजेस, तो अल्टरनेटिव यूजेस। ओके, नाउ ये तीनों चीजें क्या होती है? बहुत इजी सी चीज है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो ये तीनों तो आपको पता होगा, राइट? आपके अकॉर्डिंग मुझे ये तीनों को वापस एक्सप्लेन करने की नीड नहीं होगी, लेकिन ये जिसके लिए नहीं पता है या फिर आपको पता भी है तो एक रिकैप के लिए हम पढ़ लेते हैं कि क्या होते हैं हमारे अनलिमिटेड वांट्स, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूजेस। ओके, हम देखते हैं तीनों को कि ये चीजें क्या होती है। ठीक, हमें इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में याद क्या रखना है? इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में हमें स्केर्सिटी की डेफिनेशन में ये याद रखना है कि इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स है एक रिलेशनशिप। ओके, किसके बीच का स्टूडेंट्स? एंड्स, स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ओके, जो ह्यूमन वांट्स हैं उनका रिलेशनशिप विद स्केयर रिसोर्सेज जिनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। ओके, ये तो हमें इसकी डेफिनेशन से पता चल गया। अब हम समझते हैं इन तीनों का मतलब। ओके, कि ये तीनों होते क्या हैं? अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स, नाम से ऐसा पता चल रहा है हमें कि जो हमारे वांट्स है वो अनलिमिटेड है। नाउ आप में से कोई ऐसा है क्या जो ऐसा बोलेगा कि नहीं मैम मेरे वांट्स तो लिमिटेड हैं, मेरे तो जितने भी वांट्स हैं ना, मुझे जो भी चाहिए ना, जितनी भी डिजायर्स है ना, सब कुछ फुलफिल हो चुकी है। यू नो मैम मेरे ना मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, वो ना मेरी हर एक डिमांड को कंप्लीट कर देते हैं, वो कभी भी मना नहीं करते हैं। ऐसा कोई है? आई गेस नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आप कितने भी, अभी तो आप बच्चे हो, आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितनी भी इनकम जनरेट करने लगो, कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन आपके कुछ ना कुछ वांट्स कभी ना कभी, आई गेस कभी ना कभी तो गलत बोल दिया मैंने, हमेशा कुछ ना कुछ वांट्स हमेशा अनफुलफिल्ड, अनसेटिस्फाइड रहते ही हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपके जो वांट्स हैं, हम जो बोल सकते हैं जो ह्यूमन वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। जैसे ही एक वांट कंप्लीट होगा ना, एक न्यू वांट जनरेट हो जाएगा। अगर आपने कुछ अच्छी चीज खरीद ली, ओके, तो आपका क्या मन करेगा कि यार मैं इससे भी अच्छी खरीदूंगा। अब ये आपकी अंदर से मन होगा कि नहीं अब मुझे ये पर्टिकुलर चीज को खरीदना है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपके जो वांट्स वो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है। अगर मैं आपसे अभी पूछूं ना कि आप लोग के क्या वांट्स है, आप सब लोग मुझे अलग अलग डिफरेंट वांट्स बता दोगे आपके कि मैम मुझे ना ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये भी चाहिए। चलो ठीक है, ये बाद में ले लेंगे, पर ये तीन तो चाहिए ही चाहिए। ये आपके कुछ वांट्स है जो आप बताओगे, और मुझे पूरा 110% भरोसा है हर एक स्टूडेंट ये बोलेगा कि नहीं अभी तो हमारे बहुत सारे वांट्स है जो फुलफिल हुए ही नहीं है। ये मम्मी पापा ना मानते ही नहीं है, हमें दिलवाते ही नहीं है, हमें तो कब से जिद कर रहे हैं कि नहीं हमें ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, लेकिन वो हमें दे ही नहीं रहे। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। और ये सिर्फ अभी से मतलब नहीं है स्टूडेंट्स के, अभी मम्मी पापा नहीं दिलवा रहे, आप बड़े हो जाओगे फिर आप बोलोगे कि नहीं यार अभी ये फालतू की चीज़ को हम नहीं खरीदते हैं, ठीक है जाने दो इसे। बट वो कहीं ना कहीं ये रहा तो कि आपका वो वांट सेटिस्फाई नहीं हुआ, राइट? तो ये क्या चीज़ हुई? ये यही चीज़ हुई कि आपके जो वांट्स है वो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, लेकिन एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग मान लीजिए स्टूडेंट्स, आप लोग एक बिजनेस कर रहे हैं, ओके, या फिर आप लोगों की जो भी ड्रीम जॉब है या जो भी ड्रीम करियर है वो आपको मिल गया है, आप वो पर्टिकुलर चीज़ को परस्यू कर रहे हैं, ठीक, आपको बहुत सक्सेस मिल रही है उसमें, ओके, मतलब ये आप समझ लो कि आपके प्रमोशन पे प्रमोशन होते जा रहे हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स जब आपने स्टार्ट की थी आपका जॉब या आपकी बिजनेस जो भी आप काम कर रहे हैं, जब आपने वो स्टार्ट किया था तो आप एक ओन करते थे स्विफ्ट, ओके, कार स्विफ्ट जो है वो आप ओन करते थे। फिर जब आपका प्रमोशन हुआ या आपकी इनकम बढ़ी या आपका अगर खुद का बिजनेस है उसमें प्रॉफिट बढ़ा, तो आपने क्या सोचा कि अब ना बहुत हो गई ये स्विफ्ट का काम, अब तो मैं कार चेंज करूंगा, अब मैं एक एक्सयूवी परचेज करूंगा, ओके। आपने क्या किया? एक एक्सयूवी परचेज की। एक एक्सयूवी परचेज की क्योंकि अभी आपके पास उतनी ही मनी थी इसलिए आपने एक्सयूवी की, लेकिन आप सोच रहे थे कि यार इससे भी कुछ अच्छा हो सकता है, राइट? मैं ना अब फॉर्च्यूनर चाहिए मुझे, तो अब क्या हुआ? अब आप वो परचेज करने का, फिर आपको लग रहा है यार थोड़ी सी और मोहलत मिल जाए, मतलब थोड़ा सा और मेरे पास मेरी मनी जनरेट कर लूँ, मैं इनकम जनरेट कर लूँ,
फिर तो मैं एक ऑडी खरीदूंगा। ओके, ये क्या चीज बता रही है कि आपका वांट कंप्लीट होता है, आप दूसरा वांट जनरेट कर हो जाता है आपका, राइट। ये तो मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स एक कार का मैंने वो लिया है एग्जाम्पल, आप आपकी डिफरेंट डिफरेंट चीज में देखिए। ओके, अगर आपने एक कार खरीद ली, ओके, उसके बाद में आपका मन हुआ कि अब मुझे, ठीक है कार तो इट्स ओके, बहुत अच्छी चीज़ है, खरीद ली, सेफली जाते आते हैं, लेकिन मुझे एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, आपका ये मन हुआ है, तो आप क्या करोगे, वो एक न्यू वांट जनरेट हुआ ना, आपने कार खरीद ली, उसके साथ में एक न्यू वांट जनरेट हो गया कि ठीक है यार कार में तो बहुत घूम लिया, बहुत टाइम से बाइक पे घूमे नहीं है, अब हमें एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, तो आप एक बाइक खरीदने चले गए, राइट। आपने बाइक भी खरीद ली, उसके बाद में आपका दूसरा वांट जनरेट हो जाएगा। ओके, तो ये चीज क्या बता रहा है, ये चीज बता रहा है कि आपके जो वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड है। ओके, आपके जो ह्यूमन वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है। स्केर्सिटी है रिसोर्सेज की। अभी स्केर्सिटी भी हम समझते हैं कि स्केर्सिटी कैसे होती है हमारे रिसोर्सेज की। ओके, पहले हम देख लेते हैं हमारे अनलिमिटेड वॉन्ट्स में लिखा क्या है। हमने उधर तो कुछ भी देखा नहीं, इधर अलग ही रामायण चल रही है मैम की, राइट। चलो देख लेते हैं क्या हम लोगों ने टेक्सचुअल फॉर्म में भी क्या लिखा हुआ है। सो ह्यूमन वॉन्ट्स कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो सकते जो ह्यूमन वॉन्ट्स है। आपने बचपन में बोलते होंगे अपने पेरेंट्स को कि हमें वीडियो गेम चाहिए, देन आप बड़े हुए आप बोलते होंगे हमें फ़ोन चाहिए, राइट। उसके बाद में नहीं अब तो बाइक चाहिए, साइकिल पे बहुत घूम लिए, अब साइकिल का ज़माना है कि यार मम्मी हमारा स्टैंडर्ड देखो, पापा आप कैसे कर रहे हो यार, हमें तो साइकिल, अब साइकिल पे नहीं घूम सकते, अब तो बाइक चाहिए, राइट। ये आपके कुछ कुछ व्यूज़ होंगे। तो ये क्या बता रहा है कि आपके जो वॉन्ट्स है वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। ह्यूमन वॉन्ट्स कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड। ओके, नो सूनर अ वॉन्ट इज सेटिस्फाइड अ न्यू वॉन्ट इमर्जेस। आपका एक वॉन्ट कंप्लीट होगा, दूसरा अपने आप इमर्ज हो जाएगा। ओके, नाउ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज उसके नाम से पता चल रहा है कि हमें क्या बताना चाहता है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं स्टूडेंट्स, वो है स्केर, मतलब उनकी शॉर्टेज है इन कंपैरिजन टू आप जितनी डिमांड कर रहे हो, राइट। आपके वॉन्ट्स कैसे हैं, अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, ठीक है। इसका भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा, राइट। हमने एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट्स क्या, लैंड। ओके, क्या है हमारे एग्जाम्पल में, लैंड। नाउ स्टूडेंट्स ये चीज़ आप लोगों को भी पता होगा कि लैंड की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, राइट। क्यों बढ़ती जा रही है, पहली चीज़ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, राइट। जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्हें रहने के लिए जगह तो चाहिए, है ना। वो ऐसा थोड़ी ना कि आसमान में हवा में रह रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं, उन्हें रहने के लिए जगह तो चाहिए। तो जगह कहाँ मिलेगी, लैंड पे। तो लैंड की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, राइट। इसकी डिमांड कैसी हो रही है, इंक्रीज। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग खुद सोचिए कि क्या लैंड की सप्लाई भी बढ़ रही है, जैसे डिमांड इंक्रीज हो रही है क्या वैसे सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। क्या भगवान ने ये बोला है कि अच्छा चलो ठीक है यार, यहाँ पे ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे लैंड की डिमांड बढ़ रही है, तो चलो मैं ना आप लोगों के लिए लैंड बढ़ा देता हूँ। ये क्या भगवान जी बोल रहे हैं हमें, नहीं बोल रहे हैं ना, मुझे तो कभी ऐसा सुना ही नहीं दिया। आप लोगों को दिया क्या, नहीं दिया होगा। तो क्या हुआ, क्या डिमांड सप्लाई है हमारे लैंड की वो बढ़ रही है, नहीं। सप्लाई कैसी है स्टूडेंट्स, हमारी सप्लाई कांस्टेंट है। कैसी है, कांस्टेंट है, राइट। लैंड की कमी होती जाती है तो क्या देखने को मिलता है हमें, फॉरेस्ट काट दिए, फॉरेस्ट को एक रेसिडेंशियल एरिया बना दिया, राइट। लैंड तो उतना ही है, लैंड नहीं बढ़ा, लैंड की सप्लाई तो कांस्टेंट ही है, लेकिन क्या किया, जो फॉरेस्ट एरिया था उसको कट कर दिया, वहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया बना दिया या वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया। क्या हो रहा है उससे, अगर हम थोड़ा इन्वायरमेंट प्रोटेक्टिव बने तो क्या होगा, हम बोल देंगे कि नहीं ये जो फॉरेस्ट कट कर रहे हैं ना ये बहुत गलत चीज़ है, इससे पॉपुलेशन इतना इंक्रीज हो रहा है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। और आप लोग बोल दोगे कि मैडम आप कहाँ स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे हो, कहाँ आप इन्वायरमेंट पे चले गए, आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ाइए मैडम, वो सारी चीज़ें तो हमें भी पता है, हम ध्यान रखेंगे, राइट। ध्यान रखोगे ना स्टूडेंट्स, हमें पोल्यूशन कम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करना है। ओके, आई होप आप लोग इस पर्टिकुलर एडवाइस का यूज़ ज़रूर करोगे, इसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करोगे। ओके, तो अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जो लैंड की सप्लाई वो तो कांस्टेंट है, डिमांड जो है वो इंक्रीज होते जा रही है। ओके, हम एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं। ओके, हम बहुत छोटे नंबर्स लेंगे, ठीक।
हम मान रहे हैं कि हमारे जो लैंड की सप्लाई है वो है 25 एकर्स की, ओके। पूरे लैंड की सप्लाई 25 एकर्स की, ओके। पूरी हमारी इकोनॉमी में सिर्फ 25 एकर्स का ही लैंड है। एट प्रेजेंट हमारी जो डिमांड है लैंड की वो है 20 एकर्स, ठीक है। फिर वो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, राइट, पॉपुलेशन बढ़ी, लोग बढ़े, उन्हें लैंड की ज्यादा नीड होने लगी, ओके। या फिर आप ये समझिए कि पहले आप एक छोटे घर में रहते थे, ओके, जो हमने एग्जाम्पल स्टार्टिंग में लिया था ना कि 10 लोग एक छोटे घर में रह रहे हैं, तो अब वो 10 लोगों ने क्या सोचा, अब वो 10 लोगों ने सोचा कि बहुत रह लिया यार, कंजस्टेड, अब हम ना एक बड़ा घर खरीदेंगे, एक बड़ी जगह पर रहेंगे। तो क्या हुआ, लैंड की डिमांड बढ़ी, राइट। उस पर्टिकुलर फैमिली में पॉपुलेशन नहीं बढ़ी, कोई न्यू बर्थ नहीं हुआ है, लेकिन डिमांड बढ़ी है, ओके। तो क्या ये चीजें क्या बता रही है कि आपकी डिमांड इंक्रीज होते जा रही है लैंड के लिए, ओके। ये जो डिमांड थी वो 25 हो गई कुछ टाइम में, फिर 30 हो गई, 35 हो गई। तो ये चीजें क्या बता रही है कि आपका लैंड तो सिर्फ हम 25 एकर्स ही सप्लाई कर सकते हैं, आपकी डिमांड तो इतनी इंक्रीज हो गई है। तो ये क्या है, ये है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स। हमारा जो लैंड है वो कैसा है, वो स्केयर है, वो लिमिटेड है, राइट। और हमारे वांट्स कैसे हैं, वो है अनलिमिटेड। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, राइट, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इकोनॉमिक्स इसकी स्टडी करता है कि कैसे ये जो अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको उनके मैक्सिमम लेवल पर सेटिस्फाई किए जाएं इन लिमिटेड रिसोर्सेस, स्केयर रिसोर्सेस, ओके। So scarcity refers to the limitation of supply in relation to demand for a commodity. क्या है ये, limitation of supply, okay. Then alternative uses. Now alternative uses क्या बता रहा है स्टूडेंट्स कि आपके जो resources है ना, ये जो resources हैं जो कि scarce है, ये scarce तो है ही, साथ में इनके अलग अलग uses भी, okay. हमने क्या एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, लैंड का एग्जाम्पल लिया। उस लैंड के एग्जाम्पल को हम थोड़ा और एनहांस करते हैं। क्या लैंड सिर्फ रहने के लिए यूज होता है स्टूडेंट्स? क्या आप लैंड पे सिर्फ रहते हो? लैंड और किसी चीज के लिए यूज होता है या नहीं होता है? होता है। कहाँ कहाँ होता है स्टूडेंट्स? आप मान लीजिए हम कुछ 2-4 हम डिफाइन कर देते हैं। हाउस बना लिया, ओके। देन आपकी जो स्कूल है स्टूडेंट्स, वो भी तो लैंड पर ही बनी है, राइट। स्कूल कहाँ बनी है? लैंड पर बनी है। देन हॉस्पिटल, आप लोगों को पता ही होगा हॉस्पिटल कहाँ है स्टूडेंट्स, हॉस्पिटल भी लैंड पर ही बना है, हॉस्पिटल हवा में थोड़ी ना उड़ रहा है, राइट। तो हॉस्पिटल भी लैंड पे। देन एक और ले लेते हैं, प्लेग्राउंड, ओके। आप लोग खेलने तो जाते होंगे, हमें क्या खेलना है, हमें बैडमिंटन खेलना है, हमें क्रिकेट खेलना है, राइट। तो वो कहाँ पर, एक कोई प्लेग्राउंड होगा। आप घर पे थोड़ी ना क्रिकेट बैट उठा लिया, बॉल उठा ली, चलो चक्के चौके मारते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। एक ग्राउंड होगा ना, वहां पर जाकर आप खेलेंगे। तो आपके लिए प्लेग्राउंड भी कहाँ पर है? लैंड पर है, राइट। इसके और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं वो कहाँ पे यूज होते हैं, वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? हमारे लैंड पर। इंडस्ट्रीज कहाँ पे बनती है? इंडस्ट्री हमारे लैंड पर बनती है। और इसके बहुत सारे और भी यूजेस हम बता सकते हैं लैंड के, राइट। तो अब क्या हो रहा है, ये जो लैंड है स्टूडेंट्स, ये लिमिटेड है। ये चीज अभी हमने समझी कि लैंड हमारा लिमिटेड है। और उसके साथ में क्या हुआ, उसके साथ में इतने सारे डिफरेंट उसके यूजेस हैं। तो अब इकोनॉमिक्स जो है, राइट, जो इकोनॉमिक्स है वो किस चीज की पढ़ाई करेगा? वो ये पढ़ेगा कि ये जो लैंड है जिसके इतने सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं, इसको कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूज किया जाए ताकि जो मैक्सिमम वांट्स है, राइट, ये जो अनलिमिटेड वांट्स हैं, इनमें से मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई कर दें हम। अनलिमिटेड वांट्स है, इसका मतलब क्या हुआ, आप फुली तो सेटिस्फाई कर नहीं सकते, लेकिन मैक्सिमम लेवल तक तो कर सकते हैं ना। तो वही चीज हमारा इकोनॉमिक्स पढ़ता है, ओके। सो स्केर्सिटी डेफिनेशन हमें क्या बताती है? स्केर्सिटी डेफिनेशन हमें यही बताती है स्टूडेंट्स कि आपके जो रिलेशनशिप है बिटवीन ह्यूमन वांट्स, ओके, विथ स्केयर रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, ओके। स्केर्सिटी डेफिनेशन में हमने ये 3 पर्टिकुलर चीजें देखी थी, टर्म्स देखे थे, उनका इंडिविजुअली हमने मतलब भी समझ लिया कि वो क्या होते हैं। एंड आई होप स्टूडेंट्स ये आप लोगों को क्लियर होगा कि ये तीनों चीजों का क्या मतलब होता है, ओके।
देन कम्स ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। नाउ ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या बोलते हैं हम वो देखते हैं। ये किसने दी है स्टूडेंट्स? प्रोफेसर सैमुअल्सन। ओके, इन्होंने दी है हमारी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। अब हम उसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज। क्या स्टडी है स्टूडेंट्स? हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज। ओके, मैन और सोसाइटी चूज करती है। क्या चूज करती है? विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी। ओके, यहाँ पे हमें क्या याद रखना है? यहाँ पे हमें याद रखना है, एक तो हुई हमारी चॉइस, देन विथ और विदाउट यूज ऑफ मनी आया, फिर क्या? मनी। इसके आगे हम लिख लेते हैं विथ और विदाउट। ओके, टू एम्प्लॉय स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, फिर आया हमारा स्केयर रिसोर्सेज। ठीक है, विच कुड हैव एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन। ओके, जो कि हम ले सकते हैं या फिर इन फ्यूचर कंजम्पशन के लिए सेल कर सकते हैं। तो क्या आया स्टूडेंट्स? फिर आया हमारा कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन का मतलब होता है किसी भी चीज का यूज करना। ओके, आपका वांट है चॉकलेट खाना, राइट? आपको चॉकलेट चाहिए, आपने चॉकलेट कंज्यूम किया, आपने चॉकलेट को खा ली, तो वो क्या हुआ? आपने चॉकलेट का कंजम्पशन कर लिया। ओके, नाउ एंड इन फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी। ओके, क्या है कंजम्पशन? या तो अभी करो या इन फ्यूचर करो, अमंग वेरियस पीपल, अलग अलग लोगों के बीच में, या फिर ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी के बीच में। ओके, तो ये कुछ चीजें जो हमने इतनी बड़ी सी डेफिनेशन में से निकाली है, राइट? अगर इसको एक लाइन में हम पढ़ें तो शायद वो समझ में भी ना आए कि क्या बोलना चाह रहे हैं हमारे प्रोफेसर सैमुअल्सन, राइट? तो उसमें से हमने कुछ की वर्ड्स निकाले। तो स्टूडेंट्स वो क्या बता रहे हैं? वो ये बताना चाहते हैं हमें कि कैसे एक मैन और सोसाइटी चूज करती है या चॉइस बनाती है, वो विथ मनी भी हो सकता है या विदाउट मनी भी हो सकता है, कि उसके जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उन्हें कैसे एम्प्लॉय करे या फिर कैसे स्केयर रिसोर्सेज का यूज करे ताकि जो कंजम्पशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। ओके, कंजम्पशन प्रोसेस को स्टूडेंट्स आप ये भी बोल सकते हैं कि सेटिस्फैक्शन मिल जाए या फिर सेटिस्फाइड रहें जो हमारे कंज्यूमर्स हैं या जो हमारे ह्यूमन एलिमेंट्स हैं, राइट? वो उनके जो वॉन्ट्स है वो सेटिस्फाई हो जाए। ओके, तो इसमें इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में हमें क्या पता चला कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी है कि कैसे एक इंडिविजुअल पर्सन या फिर एक सोसाइटी जो उसके स्केयर रिसोर्सेज हैं उन्हें यूज करती है ताकि जो आपकी वॉन्ट्स है या आपका जो कंजम्पशन करने का मन है वो कंप्लीट हो सके। ओके, यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में क्या क्या देखा? इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में हमने ये देखा कि स्केयर रिसोर्सेज को कैसे एम्प्लॉय करना है। ये विथ मनी और विदाउट मनी भी हो सकता है। कुछ वॉन्ट्स आपके स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो बिना मनी के काम करते होंगे, राइट? जैसे कि आपका मन हुआ एनजीओ में जाके कुछ काम करना, तो क्या आप एनजीओ में जाके वर्क करने के लिए कुछ मनी उनसे लेने वाले हैं? नहीं लेने वाले हैं। क्यों? वो एक सोशल वर्क है, वो आपका मन था, आपको सेटिस्फैक्शन मिला उस पर्टिकुलर काम को करके। ओके, तो वो क्या हुआ? वो हुआ विदाउट मनी। ओके, सो स्केयर रिसोर्सेज को कैसे हम बेस्ट पॉसिबल वे में एम्प्लॉय करें विथ और विदाउट मनी ताकि जो कंजम्पशन है वो पूरा हो सके अभी या फिर फ्यूचर में। ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप इन फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगी। ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है हमारी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानी जाती है। क्यों अप्रोप्रिएट मानी जाती है? क्योंकि इसमें जो हमारे प्रोफेसर सैमुअल्सन हैं इन्होंने हर एक चीज़ को इंक्लूड किया है। इन्होंने ये भी इंक्लूड किया कि रिसोर्सेज स्केयर है, ओके, देन उन्हें सेटिस्फाई करना है, उनको मनी या विदाउट मनी किसी भी हेल्प से बस हमें जो वॉन्ट्स हैं हमारे वो सेटिस्फाई करने हैं ह्यूमन के। ओके, तो इसे हम सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानते हैं। ठीक, आई होप स्टूडेंट्स की ये चारों जो डेफिनेशंस थी वो आप लोगों को क्लियर होंगी कि चारों जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो लोग क्या बोलना चाहते हैं उनकी पर्टिकुलर डेफिनेशन में। ओके, ना एक कंक्लूजन देखते हैं। जो चारों अलग अलग पढ़ी ना उन सबको मिक्स करके हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। ओके, अभी तो हमने डिफरेंट देख लिया कि
एक पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है। अब हम देखते हैं सभी को मिला के कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्केयर रिसोर्सेज that could have alternative uses in order to produce various commodities that satisfy their wants and to distribute them for consumption among various persons and groups in the society. Okay? अब ये बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन थी, इसमें एक एक चीज इंक्लूड हो गई। क्या क्या हुई स्टूडेंट्स? वो सबसे पहले तो क्या हुई है? स्टडी है। ओके, इकोनॉमिक्स क्या है? एक स्टडी है कि कैसे पीपल या सोसाइटी चूज करते हैं टू एम्प्लॉय स्केयर रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या याद रखना है? स्केयर रिसोर्सेज दैट कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज दैट सैटिस्फाई देयर वांट्स and distribute them for consumption among various persons and groups in society, right? मतलब जो scarce resources हैं उनको कैसे एम्प्लॉय किया जाए, उनका कैसे यूज किया जाए, scarce resources जिनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं उनको कैसे यूज किया जाए ताकि एक प्रोडक्शन हो सके। ओके, डिफरेंट कमोडिटीज का प्रोडक्शन क्यों होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि वो कमोडिटीज ही तो आपकी जो वांट है वो सेटिस्फाई करने वाली है, राइट? वो जो कमोडिटीज है वही करेगी। आपका चॉकलेट खाने का मन है तो आप लोग चॉकलेट को कंज्यूम करोगे। चॉकलेट को कंज्यूम कब करोगे? जब किसी ने उसे प्रोड्यूस किया होगा, राइट? आप ऐसे थोड़ी ना बोलोगे कि यार चॉकलेट तो ऐसी ही आ गई, किसी ना किसी ने प्रोडक्शन किया होगा ना उसका, तो चॉकलेट प्रोड्यूस हुई है। क्यों प्रोड्यूस हुई है? टू सेटिस्फाई वॉन्ट्स, आपके वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए चॉकलेट का प्रोडक्शन हुआ है। ओके, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन। अब चॉकलेट का प्रोडक्शन हुआ है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा। अगर एक प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन कर दिया उसके पास ही रख लिया तो क्या वो चॉकलेट किसी काम की है? आप जाकर प्रोड्यूसर के पास थोड़ी ना बोलोगे कि यार प्लीज हमें दे दीजिए चॉकलेट, हमें तो चाहिए, ऐसा तो आप बोलोगे नहीं, राइट? वो जब मार्केट में आएगी, वो जब डिस्ट्रीब्यूट होगी तभी तो आप उसका कंजम्पशन करने के लिए जाओगे। तो वो जो प्रोड्यूस्ड गुड है, ओके, उसे क्या किया? उसे डिस्ट्रीब्यूट किया फॉर कंजम्पशन अमंग वेरियस पर्सन्स एंड ग्रुप्स इन सोसाइटी, डिफरेंट पर्सन और ग्रुप्स इन सोसाइटी के बीच में। ओके, सो आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, मैं कुछ भी बोल दी, राइट? ओके, सो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक स्टडी है स्केयर रिसोर्सेज जिनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, उनको कैसे यूज किया जाए ताकि जो आपके वांट्स है वो फुलफिल हो सके। ओके, क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स की, क्या डेफिनेशन होती है वो हमने देखी थी। ओके, अब हम देखेंगे कि हमारा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। ठीक, तो स्टूडेंट्स जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, ह्यूमन एक्टिविटीज किसे बोलते हैं? वो एक्टिविटीज जो आप और हम परफॉर्म करते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज हो गई। ओके, सो ह्यूमन एक्टिविटीज के बाइफिकेशंस होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जो कि कोई भी एक पर्सन अंडरटेक करता है टू अर्न मनी। ओके, मनी अर्न करने के लिए जिस भी एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले स्टूडेंट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, एक प्रोड्यूसर कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, किस मोटिव से? ताकि वो उस प्रोड्यूस्ड गुड को सेल कर सके एंड इनकम जनरेट कर सके। तो प्रोडक्शन क्या हुआ? प्रोडक्शन हुई हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, देन उसके बाद में आती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होंगी स्टूडेंट्स? जो इकोनॉमिक थी उसके अपोजिट नॉन इकोनॉमिक हो जाएगी, राइट? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जो कि इस मोटिव से नहीं परफॉर्म की जाती है कि हमें मनी अर्न करना है। ओके, किस मोटिव से? सेटिस्फैक्शन चाहिए। सेटिस्फैक्शन कुछ भी हो सकता है, वो एक इनर सेटिस्फैक्शन चाहिए आउट ऑफ लव, सेंटिमेंट, किसी भी रीजन से हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं इस मोटिव से नहीं कि हमें कोई मनी अर्न करना है। ओके, ये कोई मोटिव नहीं होता है। एग्जाम्पल अगर हम लें, आप लोगों का मन है कि आप कुछ सोशल वर्क करें। ओके, आप लोग एक एनजीओ में गए, आप लोगों ने उनके साथ में काम किया, जो नीडी पीपल थे उन लोगों की हेल्प की। आप उसके रिटर्न में कुछ मनी नहीं डिमांड कर रहे हैं उनसे। ओके,
तो ये क्या हुई, ये हुई आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, ये एक्टिविटी आपको बता रही है कि आपको मनी नहीं चाहिए, आपको एक अंदर वाला सेटिस्फैक्शन मिला, एक पीस मिला कि आपने किसी की हेल्प की, यार किसी नीडी की हेल्प करके आए हम, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, इसे हमने क्या बोला, इसे हमने बोला नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया तो लग गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। इन्हें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी हम जो कंटिन्यू हमारा लेक्चर चल रहा है उसमें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट हमें क्या पता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो जिसमें मनी इंक्लूडेड है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो जिसमें मनी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक, सो नाउ हम देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। refers to those activities which are undertaken to earn a living। क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जो कि अंडरटेक की जाती है किसी भी एक लिविंग को अर्न करने की। अर्न अ लिविंग मतलब आप जो जी रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ मनी तो चाहिए होगा, तभी तो आप आपके वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ नहीं मिलता है, राइट। हमारा वॉन्ट है कि ना हमें कार चाहिए, हमें बाइक चाहिए, हमें खाने के लिए चाहिए, तो ये सब क्या है, ये सब के लिए हमारे पास कुछ मनी होना चाहिए। ओके, एंड वो मनी हम कहीं से अर्न कर रहे हैं। ओके, तो अर्न अ लिविंग, पैसे कमाना ताकि आप जी सको। ओके, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, वो सारी एक्टिविटीज जो कि हम परफॉर्म करते हैं ताकि हम कुछ मनी जनरेट कर सकें, कुछ इनकम जनरेट कर सकें। ठीक, देन अगर इसके हम एग्जाम्पल्स लें स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल्स में क्या हो सकते हैं, वर्कर वर्किंग इन अ शॉप, एक वर्कर है जो कि वर्क कर रहा है एक शॉप में। ओके, तो वो क्या हुई, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। जो वर्कर काम कर रहा है किसी शॉप में, तो वो शॉपकीपर उसे पे करेगा। कोई भी वर्कर फ्री में काम नहीं करेगा। ओके, कोई भी इंसान अगर काम करता है ना तो वो फ्री में नहीं करता है। हाँ, अगर सोशल वर्क है, कुछ चैरिटी है, कुछ खुद के लिए कर रहे हैं, कुछ के फैमिली वालों के लिए कर रहे हैं, तो वो चीजें अलग होती है। लेकिन यहाँ पे वो क्यों काम कर रहा है एक वर्कर, ताकि वो इनकम जनरेट कर सके। ठीक, तो इसे ये क्या हुई, ये हुई हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन कम्स शॉपकीपर सेलिंग गुड्स इन हिज शॉप। एक जो शॉपकीपर है स्टूडेंट्स, वो कोई गुड्स सेल कर रहा है उसकी शॉप में। ओके, ये क्या है, ये है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो शॉपकीपर सेल कर रहा है तो उसने गुड्स सेल किए, आपने खरीदे, आपने कुछ मनी दिया इन रिटर्न, तो वो मनी कहाँ गया, वो मनी उसके पास गया, उसने इनकम जनरेट की है, तो वो क्या हुई, वो हुई इकोनॉमिक एक्टिविटी। ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है स्टूडेंट्स, हमें इतना पता है ना, शॉपकीपर सेल कर रहा है गुड, मतलब यहाँ पे मनी का कुछ रोल आया है, तो वो मनी क्या हो गया, वो जो मनी आया है वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें बता रहा है कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, देन फार्मर प्रोड्यूसिंग ग्रेन्स फॉर सेलिंग। एक फार्मर है जो कि ग्रेन्स का प्रोडक्शन कर रहा है, किस पर्पज से, सेलिंग पर्पज से। ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहा है ताकि वो उसे बेच सके, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे सेलिंग नहीं होता, सिर्फ होता कि फार्मर प्रोड्यूसिंग ग्रेन्स, तो ये एक एम्बिगस सिचुएशन बन जाती है, कंफ्यूजिंग सिचुएशंस होती कि क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, बिकॉज फार्मर प्रोड्यूसिंग ग्रेन्स, ओके, यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, वो उसके हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन कर रहा हो, ओके, या फिर वो सेलिंग पर्पज से प्रोडक्शन कर रहा हो। तो अगर वो हाउस होल्ड कंजम्पशन के मोटिव से अगर वो प्रोडक्शन करेगा स्टूडेंट्स, तो इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहेंगे। क्यों, बिकॉज उसने ग्रेन्स का प्रोडक्शन किया, उसने घर में यूज कर लिया। क्या यहाँ पे मनी का कोई रोल आया, नहीं आया। अगर वो सेल करता तो वो इनकम जनरेट कर पाता, तो इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहेंगे अगर वो हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए। लेकिन यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली क्या बोला गया, यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली बोला गया फॉर सेलिंग। ओके, तो फॉर सेलिंग आ गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पर्टिकुलर फार्मर प्रोडक्शन कर रहा है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, देन एवरी इकोनॉमी अंडरटेक 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हर एक जो इकोनॉमी होती है स्टूडेंट्स, वो 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अंडरटेक करती है। वो कौन सी होती है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये 3 एक्टिविटीज होती है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इनके बिना हर एक इकोनॉमी अधूरी होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं।
लेकिन उसके पहले एक कोई पिक्चर आ गई है हमारे सामने, तो अब हम उस पिक्चर को समझ लेते हैं कि वो पिक्चर हमें क्या बोलना चाह रही है। ओके नाउ स्टूडेंट्स, इसमें हम देख सकते हैं एक बहुत ही प्यारी सी टीचर है, राइट। वो पढ़ा रही है बच्चों को, बहुत क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से बच्चे हैं, बहुत कंसंट्रेट करके पढ़ाई कर रहे हैं। आई होप आप लोग भी इन्हीं की तरह इतने कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ाई करते होंगे, राइट। आई होप, हाँ मुझे पता है आप लोग बोलोगे कि मैम क्यों मजाक कर रहे हो यार, इतनी अच्छे से क्लास में कौन बैठता है। लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, क्लास में ऐसे ही बैठना चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। ओके तो ये जो पर्टिकुलर पिक्चर है ये हमें क्या बता रही है, ये इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक टीचर है, बच्चों को पढ़ा रही है, एक स्कूल है, तो ऑब्वियसली ये कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये टीचर क्यों पढ़ा रही है? ताकि इन्हें कुछ सैलरी मिले, राइट। ये कुछ यहाँ पे मनी का ट्रांजेक्शन आया, राइट। टीचर पढ़ा रही है बच्चों को स्कूल में, मतलब कि वो किस मोटिव से पढ़ा रही है? ताकि वो मनी जनरेट कर सके, ओके, इनकम जनरेट कर सके। तो ये पर्टिकुलर पिक्चर हमें बता रही है कि यहाँ पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, ठीक। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा, इस पिक्चर के थ्रू और ज्यादा क्लियर होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम किसे बोलते हैं। नाउ आता है हमारा कंजम्पशन। ओके कंजम्पशन किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स हम? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच डील्स विद द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। क्या है आया यहाँ पे? यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनका यूज करना, किस मोटिव से? सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ओके जो आपके वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। वैसे तो बहुत सिंपल सी लाइन थी, वो समझ में आ गई होगी, लेकिन एक एग्जाम्पल लेते हैं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, बोरिंग लगती है, बहुत बोरिंग लगती है, ऐसा बोल रहे हैं आप लोग। यस आई नो, लेकिन क्या होता है ऑनलाइन क्लासेस में? क्या आप एकदम अटेंटिवली पढ़ते हैं? ऑनलाइन क्लासेस में एक तो दो बहुत बुरी चीजें होती हैं। पहली, नींद बहुत आती है मैम, और दूसरी भूख बहुत लगती है, राइट। तो ये दो चीजें होती है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। तो अब क्या है, नींद आती है पर सो तो नहीं सकते, बिकॉज अगर सो गए और टीचर ने बोला है कि आप मतलब कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे तो आप बता नहीं पाएंगे, राइट। लेकिन भूख लगी है तो मैडम कुछ खा तो सकते हैं यार, ऐसे तो मत करो। आपने क्या किया? आपने आपका वीडियो ऑफ कर दिया, राइट। आप हो उस क्लास में, आपने वीडियो ऑफ कर दिया। आई नो ऐसे ही करते हैं सारे स्टूडेंट्स। आपने आपका वीडियो ऑफ कर दिया, आपको कुछ खाना था। आपकी वांट क्या है स्टूडेंट्स? आपकी वांट है कि आपको कुछ खाना है, ओके। यू आर फीलिंग हंग्री, आपकी वांट है आपको कुछ खाना। अब मम्मा घर पे है नहीं, तो अब क्या खाएं? पता नहीं, एक चिप्स का पैकेट रखा था यार, आपने निकाला, वो चिप्स को कंज्यूम किया, वो चिप्स को खाया, ओके। आपने चिप्स का क्या किया स्टूडेंट्स? यूज किया है, ओके। तो वो यूज आपको क्या बता रहा है? कि आप कंजम्पशन कर रहे हैं, आप वो पर्टिकुलर चिप्स का कंजम्पशन कर रहे हैं, ताकि आपकी जो वांट है, आपकी वांट कौन सी है? भूख लगने वाली, ओके। यू आर फीलिंग हंग्री, आपकी वांट है वो फुलफिल हो सके, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ एक एग्जाम्पल कंजम्पशन का, ठीक है। कंजम्पशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? यूज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। नाउ गुड्स तो हमने देख लिया कि गुड्स क्या होंगे, ओके। चिप्स हमारा गुड हो गया। सर्विसेज क्या होते हैं? नाउ सर्विसेज कैसी होती है स्टूडेंट? सर्विसेज हम बोल सकते हैं बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ओके। और जो ऐसी डिफरेंट सर्विसेज होती हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे कि वो सर्विसेज होती है। नाउ आपकी एक डिमांड है कि ना आपकी लाइफ बहुत अनसर्टन है, राइट, है ना अनसर्टन। ये मत बोल दीजिएगा नहीं मैडम हमारी लाइफ तो सर्टन है, किसी की भी लाइफ सर्टन नहीं है। यू नेवर नो कब क्या हो जाए, राइट। आई नो, आई होप सो किसी के साथ में कुछ भी ना हो, लेकिन अनसर्टनिटी तो है, हमें पता नहीं है, राइट। तो आपने बोला कि यार लाइफ बहुत अनसर्टन है, इसके लिए कुछ एश्योरेंस रख लेना चाहिए, ओके। तो आपने क्या किया? आपको लगा कि आपकी कुछ एश्योरेंस होनी चाहिए, वो आपकी वांट थी, वो आपकी नीड थी, आपको उसे सेटिस्फाई करना था, तो आपने कंजम्पशन किया या आपने यूज की एक सर्विस जिसे हम बोलते हैं इंश्योरेंस सर्विस, ओके। आपने लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया अपनी लाइफ का, ओके। लाइफ का ही इंश्योरेंस करवा लिया, लाइफ रहे ना रहे इंश्योरेंस तो करवा लो। इट्स गुड स्टूडेंट्स, करवाना चाहिए, ये सिर्फ एक मजाक की बात थी, बाकी आप लोगों को करवाना चाहिए इंश्योरेंस तो, ओके। तो आपने वो सर्विस का यूज किया, उसे कंज्यूम किया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा कंजम्पशन, ओके। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा कि कंजम्पशन क्या होता है, ओके। कुछ पिक्चर्स हैं हमारे सामने अच्छी अच्छी सी, राइट। एक
बहुत क्यूट सा बच्चा है जो कि चॉकलेट खा रहा है, राइट। मैम यार ऐसी पिक्चर्स तो मत लगाया करो, फिर ना हमारा भी मन होता है चॉकलेट खाने का। ऐसा बोल रहे हैं क्या आप लोग? बोल रहे होंगे। अब आप हाँ नहीं बोलोगे ना कि यार मैम बोल रही कि देखो ये लोग क्या पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं है, चॉकलेट खाने की बोल दो इन्हें बस, लेकिन ऑब्वियसली बोल रहे होंगे, मुझे पता है। तो एक बहुत क्यूट सा बच्चा चॉकलेट खा रहा है। ये क्या कर रहा है स्टूडेंट? ये कंज्यूम कर रहा है, राइट। ये चॉकलेट को यूज कर रहा है, उसे खा रहा है, वो कंजम्पशन बता रहा है हमें। ओके, तो ये एक हमारा एग्जाम्पल हुआ कंजम्पशन का। देन कम स्टूडेंट्स, एक और पिक्चर है हमारे पास में जिसमें हम देख रहे हैं एक बास्केट है और एक पर्सन है, बहुत सारे गुड्स उसकी बास्केट में आ रहे हैं, राइट। ये गुड्स का वो क्या कर रहा है? ये गुड्स का वो कंजम्पशन कर रहा है। वो ये बता रहा है कि मुझे इतने सारे गुड्स चाहिए तब मेरे कुछ वांट्स फुलफिल हो सकते हैं। ओके, तो ये कंजम्पशन कर रहा है, ये यूज कर रहा है। इसका क्या मतलब, ये आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंजम्पशन हम किसे कहते हैं। देन कम्स प्रोडक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन क्या होता है? किसी भी गुड या सर्विस को बनाना, राइट। क्या आप कंजम्पशन कर सकते हैं विदाउट प्रोडक्शन? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते स्टूडेंट्स? क्योंकि जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा, जब तक कोई गुड या सर्विस बनेगा नहीं, तब तक आप उसका कंजम्पशन कैसे करेंगे? तब तक आप उसका यूज कैसे करेंगे, राइट। अगर आपको चिप्स खाना है तो अगर कोई चिप्स बनाएगा ही नहीं तो आप खाओगे कैसे? तो मतलब कि कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन बहुत जरूरी है। ओके, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन क्या अब हम ये ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें कंजम्पशन का कोई नीड नहीं है? नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स ऐसा। मान लीजिए आपकी एक इकोनॉमी में, आपकी सोसाइटी में सिर्फ सिर्फ प्रोडक्शन चल रहा है, वहां पर कोई भी कंज्यूम करने वाला नहीं है, कोई भी कंजम्पशन नहीं करना चाहता है। ओके, एक जो प्रोड्यूसर है चिप्स बनाने वाला, उसने बहुत सारे चिप्स बना दिए, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा, कोई उसे कंज्यूम नहीं कर रहा, तो वो चिप्स क्या किसी काम के हैं? नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन है तो कंजम्पशन भी होगा ही होगा, राइट। तो ये बता रहा है कि ये बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। ओके, तो अब हम देखते हैं क्या है प्रोडक्शन में हमारा। प्रोडक्शन refers to activities which are undertaken to produce goods and services for generation of income and satisfying human wants। क्या है स्टूडेंट्स प्रोडक्शन? प्रोडक्शन वो सारी एक्टिविटीज हैं जो कि अंडरटेक की जाती है, क्यों? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, प्रोडक्शन करना है गुड्स और सर्विसेज का, क्यों करना है स्टूडेंट्स? फॉर जनरेशन ऑफ इनकम एंड सैटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। ओके, इनकम जनरेट करना और ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी एक्टिविटीज हम अंडरटेक करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्शन। ओके, सो जनरेशन ऑफ इनकम, कैसे होगी इनकम जनरेट, राइट। बिग क्वेश्चन कि प्रोडक्शन के थ्रू इनकम कैसे जनरेट हो रही है। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लिया, ये एक पेन है, ओके, इसका प्रोडक्शन किया मैंने, ओके, मैंने इसका प्रोडक्शन किया, मैंने इसे मार्केट में सेल किया, आप लोगों ने इसे कंज्यूम किया, ठीक। इसे कंज्यूम किया है तो आप लोगों ने जब इसे खरीदा है तो आप लोगों ने कुछ मनी पे किया होगा, वो मनी इन रिटर्न वापस मेरे पास आएगा। ओके, तो ये क्या हुआ? इनकम जनरेट हुई, मैंने इनकम जनरेट की है, ठीक। देन सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, अगर कोई ह्यूमन वांट्स का सेटिस्फैक्शन नहीं करना होता तो क्या ये प्रोडक्शन किसी काम का होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता स्टूडेंट्स? देखिए, हमने प्रोडक्शन किया, मैंने इस पेन को बना दिया, लेकिन इस पेन की किसी को नीड नहीं है। ओके, मतलब ये किसी का भी वांट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, आप लोग इसे कंज्यूम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग जब इसे कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं तो मेरा प्रोड्यूस करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये हमें बता रहा है कि ये जो प्रोडक्शन हुआ है वो आपके वांट को सेटिस्फाई करना चाहता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन में हम दोनों चीजें देखते हैं, जनरेशन ऑफ इनकम एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, ठीक है। देन इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ये कौन सी प्रोसेस है? रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करना फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में। ओके, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इसमें यूज होंगे। ओके, इस पेन को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कई रॉ मटेरियल्स का यूज करना पड़ा होगा। ओके, तो उन सारे रॉ मटेरियल्स को मिलाना एंड देन उसे कन्वर्ट करना एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में। ओके, ये एक फिनिश्ड प्रोडक्ट मैंने बना दिया है, ठीक। ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया वो मैंने आपको सेल कर दिया, तो रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करना फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में, उसे हम कहते हैं
प्रोडक्शन। ठीक, आई होप स्टूडेंट्स प्रोडक्शन आप लोगों को क्लियर होगा कि हम किसे कहते हैं। नाउ एक और हमारे पास एक पिक्चर आई है, किस चीज की पिक्चर है, एक फैक्ट्री बोल सकते हैं हम, एक फैक्ट्री टाइप ही दिख रही है। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट मशीनरीज दिख रही है, एक लार्ज स्केल फैक्ट्री है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, किसी चीज का तो प्रोडक्शन चल रहा है, राइट। मतलब ये सब लोग क्या कर रहे हैं, इनके पास कुछ रॉ मटेरियल्स हैं, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सबकी हेल्प से कोई एक फाइनल गुड का प्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि वो आप लोगों को सेल कर सके। ठीक है, देन आता है स्टूडेंट्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन हो गया, हमारा कंजम्पशन हो गया। ओके, मैंने ये पेन बनाया, इसका प्रोडक्शन हो गया, इस पेन को बेच दिया, उसका कंजम्पशन भी हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे, इस पेन को बनाने में जो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, पहले तो वो सारे रिसोर्सेज जो कि यूज हुए हैं हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में। ओके, तो उन सारी चीज़ों ने जिसने मुझे हेल्प की है ताकि मैं ये पेन बना सकूं, मुझे ये उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। वो लोग मेरे लिए फ्री में काम तो करेंगे नहीं, या मैंने कोई भी रिसोर्स, कोई भी एक नेचुरल रिसोर्स या मैनमेड रिसोर्स किसी का भी यूज़ किया है तो वो मुझे फ्री में अवेलेबल नहीं होगी, मुझे कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन मुझे बताता है कि जो आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ किया है उनको आप कैसे पेमेंट करने वाले हैं और कैसे उनमें इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक, अगर इसका एक दूसरा मीनिंग ले स्टूडेंट्स हम, तो वो क्या होगा, वो ये होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन में हम बोल सकते हैं पेन बन गया, ठीक है, पेन आप तक पहुंचेगा कैसे, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, राइट। ये पेन मैंने बनाया बॉम्बे में। ओके, मैं बॉम्बे में रहती हूँ, मैंने ये पेन वहां पे बनाया है। आप भोपाल में रहते हैं, आपको ये पेन चाहिए, अब आप तक ये पेन कैसे पहुंचाऊं, उड़ा दूं, यहाँ से फेंकूंगी बॉम्बे से कि नहीं, वो उस पर्टिकुलर भोपाल के उस पर्टिकुलर एरिया में चले जाना, उस पर्टिकुलर पर्सन को ये पेन चाहिए, क्या ऐसा होगा, क्या मैं यहाँ से उड़ाऊंगी और वो आपके पास पहुंच जाएगा, नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है मैम, आप तो ना अनलॉजिकल बातें कर रही हो, कुछ भी बोल रहे हो, राइट, ये लोग आप बोल रहे होंगे मुझे, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टूडेंट्स, कुछ मिडिलमैन होंगे, राइट। मैंने प्रोडक्शन कर दिया, मेरा काम खत्म हुआ, मैंने ये किसी एक पर्सन को दे दिया, एक मिडिलमैन को दे दिया जो कि आपके और मेरे बीच में एक लिंक बना रहे हैं। ओके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया ये पर्टिकुलर पेन। अब क्या है ना, इस पेन को सिर्फ भोपाल में नहीं डिमांड किया जा रहा है, और भी जगहों पे बोला जा रहा है कि हमें ये पेन चाहिए। ओके, ये बोल रहे हैं कि हमें पेन चाहिए भैया, हमें जम्मू कश्मीर में भी पेन चाहिए, लद्दाख में चाहिए, उधर नीचे केरला में भी चाहिए, पूरे बहुत जगह पे डिमांड है मेरे पेन की। यू नो, मैं बहुत अच्छी प्रोड्यूसर हूँ, यू नो, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट किया ना मैम, अच्छे प्रोड्यूसर हो आप। तो ये सारे पेन की मुझे नीड थी, तो मुझे ये पेन चाहिए, तो मैंने क्या किया, सॉरी, मुझे ये पेन बेचना है, आप लोगों को नीड थी। अब मैडम पगला चुकी है, इनका जो माइंड है ना वो चल नहीं रहा, वो कुछ भी बोल रही है उल्टा सीधा। तो आई एम सो सॉरी स्टूडेंट्स, नहीं, ये मेरा बोलने का ये मतलब था, आप लोगों को पेन चाहिए, तो मैं ये पेन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, मैंने किसी मिडिलमैन को दिया, वो लोग आप तक ये पेन को पहुंचा देंगे। ओके, उनके अपने अपने एजेंट्स होते हैं, अपने अपने कनेक्शंस होते हैं, वो लोग आप तक ये पेन को पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ये पेन आप तक पहुंच गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस कंप्लीट हुई हमारी। तो डिस्ट्रीब्यूशन में स्टूडेंट्स हम दो चीज़ें देख सकते हैं कि कैसे जो इनकम है वो अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दी जाती है, और कैसे हमारा जो आपके पास पहुंचता है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ओके, जो मिडिलमैन है वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच स्टडीज हाउ इनकम जनरेटेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, जो इनकम जनरेट हुई है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनमें। नाउ स्टूडेंट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने बता दिया है क्या होते हैं, वो सारे रिसोर्सेज जो कि यूज हो रहे हैं आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में, उन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब स्टूडेंट्स, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें हम ब्रॉडली 4 पॉइंट्स में या 4 टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो है हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये 4 हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये हमें हेल्प करते हैं किसी भी एक्टिविटी को, प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, लैंड जो होता है, लैंड हमारे
सारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या बोलेंगे, लैंड बोलेंगे। ओके, देन लेबर जो है, जो फिजिकल वर्क या मेंटल वर्क, कोई भी इंसान जो फिजिकल या मेंटल वर्क करता है उसे हम बोलते हैं लेबर, ठीक है। देन कम्स आर कैपिटल, कैपिटल होते हैं हमारे मैन मेड रिसोर्सेज या मैन मेड जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारी मशीनरीज वगैरह, वो क्या हो गई, वो हो गई हमारी कैपिटल। एंड एंटरप्रेन्योर इन तीनों को जो मैनेज करता है उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। ओके, तो हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स, हमारी जो डेफिनेशन है वो हमें क्या बोल रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच स्टडीज हाउ इनकम जनरेटेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनमें इनकम कैसे हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लैंड पे हम पे करते हैं रेंट। ओके, ये पर्टिकुलर इनके पेमेंट होते हैं। लेबर को हम वेजेस पे करते हैं, कैपिटल पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, एंड जो एंटरप्रेन्योर होता है हमारा वो प्रॉफिट लेता है। ओके, एंटरप्रेन्योर बोलता है कि सबको पे कर दो, फिर जो भी बचेगा वो मेरा होगा। ओके, उसने क्या लिया, उसने अपना प्रॉफिट लिया है। ओके, तो ये पर्टिकुलर जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनके ये पर्टिकुलर हमारे क्या होते हैं, पेमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमें पे करने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें यही बताता है कि इन चारों को हम कैसे पे कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये चारों को पेमेंट तो जरूरी है क्योंकि इन्होंने काम किया है, एंड कोई भी काम फ्री में नहीं करता है, ठीक है। सो आजकल कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो होता नहीं है। तो जो हर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने, मतलब हर एक रिसोर्स ने जिसने मुझे हेल्प किया इस पेन का प्रोडक्शन करने के लिए, मुझे उसे कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर होगा कि क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है, एंड प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तीनों कैसे इंटरलिंक्ड हैं और ये कैसे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के वाइटल प्रोसेसेस बनते हैं। ओके, सो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी किसी भी मनी अर्न करने के मोटिव से अंडरटेक की जाती है। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन की भी एक पिक्चर देख लेते हैं हम। ड्रोन से डिफरेंट गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है अलग अलग लोगों को। ये थोड़ी इमेजिनेटिव है अभी के लिए, हो सकता है कुछ टाइम के बाद में ये चीज़ पॉसिबल होगी, और हो क्या सकता है, होनी ही है। सब कुछ रोबोटिक्स तो हो ही रहा है, तो जो अब डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, ड्रोन के थ्रू हम लोगों को गुड्स मिलने लगेंगे, हमारे घर पर आ जाएंगे, राइट। तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए गए थे वो एक अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच रहे हैं। ओके, देन कम स्टूडेंट्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ ली कि क्या होती है ना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। ब्रीफ में हम लोग को पता है वो एक्टिविटीज जो कि सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग अंडरटेक करते हैं, या फिर ऐसा हमारा कोई मोटिव नहीं होता है कि हमें मनी जनरेट करना है, राइट। तो वो एक्टिविटीज को हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Activities which are not concerned with creation of money or wealth are known as non-economic activities. ऐसी एक्टिविटीज जो कि concerned नहीं है, ओके, not concerned याद रखना है, with creation of money or wealth, ओके, मनी और वेल्थ के क्रिएशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक। ऐसी एक्टिविटीज को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई वो कैसी हो गई, वो एक मॉनेटरी टर्म्स में हो गई। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉन मॉनेटरी टर्म्स में हो गई। ओके, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड और बेनिफिट्स। ओके, यहाँ पर किसी भी टाइप की एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है मॉनेटरी रिवॉर्ड या फिर बेनिफिट्स के लिए। ओके, हम लोग सोच ही नहीं रहे कि हम लोगों को मनी जनरेट होगा इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को अंडरटेक करने से, तो वो कोई एक्सपेक्टेशंस होती नहीं है हमारी। परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, पेट्रियोटिज्म एक्सेट्रा। ओके, ये किस चीज़ के लिए परफॉर्म की जाती है, ये हमारी ना अंदर से इच्छा होती है, हमारा मन होता है कि हम ऐसी कोई सी एक्टिविटी करें जिससे कि हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, पीस मिलेगा। ओके, हम लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स, ये जो कुछ हमारी जो फीचर्स होता है ना, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो जाग जाते हैं सोशल वर्क वाले कि नहीं, हमें पैसे से कुछ नहीं करना देना है यार, ये तो हमारे अपने, इनके लिए तो हम कर सकते हैं बिना पैसों के लिए, बिना पैसों के भी, राइट। तो ये क्या हुई, ये हुई हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, चैरिटेबल एक्टिविटीज लाइक ब्लड डोनेशन कैंप्स। ब्लड डोनेशन कैंप
क्या आप ब्लड डोनेट करने गए और आपने वो ब्लड को डोनेट करने के लिए कुछ मनी लिया? नहीं लिया। क्यों? बिकॉज वो आपने चैरिटी की है, वो आपने लोगों की हेल्प करने के लिए किया है। आपका मोटिव था कि दूसरों को भी खुशी दें, दूसरों को भी अच्छी सी लाइफ दें, जिसे ज़रूरत है, जिसे नीड है, उस तक हमारा ब्लड पहुंच पाए, राइट? अगर हम किसी के काम आ रहे हैं तो इससे बड़ी चीज़ क्या है? तो ये हमने क्यों अंडरटेक की? एक चैरिटेबल वर्क करना था, एक सोशल वर्क था, हमें इसमें मनी अर्न नहीं करना था, इनकम जनरेट करने का कोई मोटिव नहीं था। तो ये क्या हुआ? ये हुई हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, देन फ्री एजुकेशन टू नीडी स्टूडेंट्स। कोई नीडी स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स आप गए, आपने उन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की। ओके, आपने उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की, उसके बदले में आपने कुछ मॉनेटरी रिवॉर्ड नहीं मांगा, उन्हें नहीं बोला आपने कि आप हमें फीस पे करिए। तो ये क्या है? ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इसमें मनी नहीं आ रहा है। ठीक है। टीचर टीचिंग हिज ओन सन। अब जो टीचर है स्टूडेंट्स, ओके, जो टीचर टीच कर रही है अगर स्कूल में, तो वो उस स्कूल में टीच करने के बदले में कुछ मनी जनरेट करेगी, राइट? तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? बिकॉज वहां पे मनी वाला एलिमेंट आ गया। लेकिन जो टीचर उसके खुद के बच्चे को पढ़ा रही है, राइट, खुद के लड़के को पढ़ा रही है, तो वो तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, क्योंकि वो खुद के बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई उस बच्चे से ये नहीं बोल रही कि आप मुझे फीस पे करो, राइट? वो तो इसलिए कर रही है आउट ऑफ लव, राइट, कि ठीक है ये तो मेरा ही लड़का है यार, इसको तो मैं पढ़ा दूं, इसको और किसी के पास भेजने से क्या मतलब जब मैं खुद पढ़ा सकती हूँ, राइट? तो ये टीचर अपने खुद के बच्चे को पढ़ा रही है, ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। ओके, अटेंडिंग पार्टीज। आपने पार्टीज अटेंड की, क्यों की? सेटिस्फैक्शन के लिए। यार यही तो एज है, अभी नहीं घूमेंगे, अभी नहीं पार्टी करेंगे तो कब करेंगे, राइट? ये वाले तो फीलिंग्स हम में रहती ही है। अभी मैं आपको बोल दूं कि बच्चों मैं ना एक पार्टी ऑर्गेनाइज करूँ, एक ग्रैंड पार्टी, एक वेन्यू आप लोगों को दे दूं, बहुत मजा आने वाला है, यहाँ पे फ्री फूड, डांस, डीजे सब होगा। तो आई नो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं उस पार्टी को अटेंड करने के लिए। आप लोगों ने क्यों अटेंड की वो पार्टी? फॉर योर सेटिस्फैक्शन। आपकी जो वो इंजॉयमेंट वाली चीज़ है ना आपके अंदर, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, राइट? मज़े आने चाहिए यार, अब थोड़ी मस्ती भी तो ज़रूरी है। इस मोटिव से आप लोग गए, इस सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करने के लिए गए, राइट? तो ये क्या हुआ? ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप लोगों ने पार्टी अटेंड की, मैंने बोला फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कि आपने कुछ पे नहीं किया है, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। ओके, सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सिंपल वे में हम बोले जो नॉन मॉनेटरी रहे, ठीक है? यहाँ पे मॉनेटरी रिवॉर्ड्स कुछ नहीं होंगे। यहाँ पे अगर आपने कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म किया है तो उसके बदले में आपको कोई भी मनी जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक? आई होप स्टूडेंट्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप लोगों को क्लियर होगी कि क्या होती है। ओके, अब एक पिक्चर देखते हैं, क्या बता रही है वो? मदर कुकिंग फूड फॉर अ फैमिली मेंबर। एक मदर है जो कि खाना बना रही है उनके घर वालों के लिए, राइट? बड़ा अच्छा लगता है ना मम्मी के हाथ का खाना खाना। रोज की हमारी न्यू डिमांड्स होती है, नहीं मम्मी आज ये बनाइए, आज वो बनाइए। और अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये मतलब जो कोविड-19 आ गया है, इसमें क्या हुआ? बाहर का खाना तो बंद हो गया, राइट? तो अब मम्मी को हम रोज बोलते हैं मम्मी आज कुछ न्यू, आज कुछ न्यू, राइट? तो मम्मी बनाती है हमारे लिए। ओके, मम्मी ने बनाया, जो हम बोल रहे हैं हमारी सारी डिमांड्स पूरी कर रही है, लेकिन हम मम्मी को क्या कुछ पे कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स? बिकॉज यार वो तो हमारी मम्मी है, हम मम्मी को थोड़ी ना पे करेंगे। एंड अगर आप पे करोगे भी तो मम्मी थोड़ी ना लेने वाली है। मम्मी क्यों बना रही है? आउट ऑफ लव, राइट? उनके कुछ जो सेंटिमेंट्स हैं उनके कारण वो आपके लिए फूड बना रही है। तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज वहाँ पर कोई भी आपने मनी वाला रिवॉर्ड नहीं देखा। ओके, सो बहुत सिंपल सी चीज़ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमें मनी को लाना है एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मनी नहीं आएगा। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा दोनों का क्या मतलब होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, कुछ अच्छी सी एक्सरसाइज करते हैं। ओके, हमने इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो पढ़ लिए, अब हम देखते हैं कि क्या हमें सच में समझ में आई है, क्या हम क्लासीफाई कर सकते हैं बिटवीन बोथ द एक्टिविटीज़। सो क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये कुछ फॉलोइंग हमारे पास गिवन है, हमें इसे क्लासीफाई करना है। ओके, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में।
सो क्या है हमारा फर्स्ट वाला, स्मिता कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। नाउ स्टूडेंट्स, कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, यहाँ पे हमें क्या देखना है, हर फैमिली। आपके फैमिली में से स्टूडेंट्स, आप खुद सोचिए, आपकी फैमिली में से कोई भी अगर फूड बना रहा है तो क्या आप उसे पे करते हैं कि ठीक है उसने ये फूड बनाया है, एक पर्टिकुलर डिश बनाई है तो हम आपको ये पे करेंगे। कोई भी बना सकता है, आपकी सिस्टर इन लॉ, आपकी सिस्टर, आपकी मदर, कोई भी बना सकते हैं, आपके फादर, आप खुद, आपके ब्रदर इन लॉ, कोई भी बना सकता है ना। खाना तो कोई भी बना सकता है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि नहीं सिर्फ लड़कियां ही बनाती है, नहीं बनाती है। और वहाँ पे अभी लड़ाई स्टार्ट नहीं करनी है, ओके, फेमिनिज्म नहीं जगाना है, ऐसा कोई भी नहीं बोल रहा है कि सिर्फ लड़कियां ही खाना बनाती है, लड़के भी खाना बनाते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे क्या है, एक स्मिता है जो कि खाना बना रही है फॉर हर ओन फैमिली, ओके, हर फैमिली। तो स्टूडेंट्स, जो फैमिली मेंबर्स खाना बनाते हैं तो क्या हम उन्हें कुछ पे करते हैं? नहीं करते। जब हम उन्हें कुछ पे नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं है। एंड हमें क्या पता है स्टूडेंट्स कि जहां पर मनी इन्वॉल्व नहीं होता है उन एक्टिविटीज को हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एब्सोल्युटली राइट। ये कौन सी एक्टिविटीज हुई स्टूडेंट्स? ये हुई हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ओके। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि ये नॉन इकोनॉमिक क्यों है, ठीक है। देन उसके बाद में आया अ पर्सन सेलिंग कोल्ड ड्रिंक्स ऑन द स्टेशन। एक पर्सन है, वो सेल कर रहा है, क्या सेल कर रहा है? कोल्ड ड्रिंक सेल कर रहा है स्टेशन पे, ओके। ना ये तो आई गेस बहुत इजीली आप लोगों को क्लियर होगा कि कौन सी एक्टिविटी। यहाँ पे एक वर्ड आ गया है सेलिंग। सेल कर रहा है तो मतलब कि मनी तो आई गई, अगर उसने कोल्ड ड्रिंक बेची है तो जो कोल्ड ड्रिंक खरीद रहा है वो उसको अमाउंट पे कर रहा है, राइट। मनी का ट्रांजेक्शन आया, मनी का ट्रांजेक्शन आया, इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सी एक्टिविटी हुई? ये हुई हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओके। ये कौन सी एक्टिविटी हुई स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। नाउ अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल। एक टीचर है जो कि कहाँ टीच कर रही है? स्कूल में। तो स्टूडेंट्स, स्कूल में हम लोगों को भी पता है अगर कोई टीचर टीच कर रही है तो वो फ्री में नहीं कर रही है। शी इज नॉट डूइंग एनी चैरिटी और ही इज नॉट डूइंग एनी चैरिटी। अभी आप लोग ये मत बोल देना कि नहीं मैडम शी कहाँ से हो गई, टीचर तो ही भी होता है। तो ही और शी, दे आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ चैरिटी, राइट। वो अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो किस मोटिव से पढ़ा रहे हैं? कि उन्हें कुछ इनकम जनरेट हो सके, राइट, उन्हें कुछ सैलरी पे की जाए। तो सैलरी आ गई, इनकम आ गई, मतलब क्या? मनी आ गया यहाँ पे। जहाँ पे मनी आ गया है उसका मतलब हमें अच्छे से पता है वो क्या होते हैं, वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट। तो ये क्या होगी स्टूडेंट्स? ये होगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। देन अ टीचर टीचिंग हिज ओन सन। यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट्स? हिज ओन सन। एक टीचर पढ़ा रही है लेकिन उसके खुद के बेटे को पढ़ा रही है, ओके। तो खुद के बेटे को पढ़ा रही है स्टूडेंट्स, तो क्या वो कोई काइंड ऑफ सैलरी लेने वाली है? आई मीन फीस लेने वाली है? नहीं। आप लोगों की भी मम्मी लोग हो सकता है कोई ना कोई टीचर होंगी, तो क्या वो आपको पढ़ाने के लिए कभी उन्होंने फीस ली है? नहीं ली है, राइट। तो वो क्या हुआ स्टूडेंट्स? यहाँ पे मनी का काम नहीं आया, राइट। जहाँ पे मनी नहीं आया वो हो गई हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये क्या हुई हमारी? ये हुई हमारी नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। देन सोशल सर्विसेज रेंडर्ड बाय एनजीओ टू फ्लड विक्टिम्स। अब अगर इतनी आगे पूरी लाइन नहीं देते, सिर्फ इतना बोलते सोशल सर्विसेज रेंडर्ड, तो भी आई गेस शायद हम लोग बता सकते थे ना कि ये इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है। सोशल सर्विस का मोटिव क्या होता है? सिर्फ हमें तो देना है, हमें लेना कुछ नहीं है, राइट। हमें सिर्फ अपनी सर्विसेज देनी है, हम उसके रिटर्न में कुछ रिवॉर्ड के एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं, राइट। ये हमारे मोटिव्स होते हैं। तो सोशल सर्विसेज दी गई किसी फ्लड विक्टिम्स को के बाय एन एनजीओ। यहाँ पर वो जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनसे हम कोई भी अमाउंट जनरेट नहीं कर रहे हैं, कोई भी मनी जनरेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? यहाँ पे मनी का काम नहीं आया। एंड जहाँ पे मनी नहीं आया वो कौन सी एक्टिविटी हो जाती है? वो हो जाती है हमारी नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। ये कौन सी एक्टिविटी हुई? ये हुई हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
देन कम्स शेफ कुकिंग फूड एट अ होटल। एक शेफ है जो कि फूड कुक कर रहे हैं, कहाँ पर? एक होटल में। ओके, होटल में खाना बना रहे हैं एक शेफ। तो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी बात है, होटल में अगर आप खाना बना रहे हो या जो भी शेफ है, तो वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पेमेंट लेते होंगे, राइट? वो फ्री में नहीं देते, बनाते होंगे। फ्री तो सिर्फ हमारे घर वालों के लिए होता है, बाकी तो ना सबके लिए क्या होगा, पेमेंट तो चाहिए। तो शेफ ने खाना बनाया होटल पे, तो होटल वाले उन्हें पे कर रहे हैं, राइट? वो उन्हें पे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मनी आई है, हमारी मनी आई है। इसका मतलब ये कौन सी एक्टिविटी हुई? ये हुई हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स थे, या हम बोल सकते हैं एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज थी, जिससे आई गेस आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होते हैं। ओके, बहुत इजी सी चीज़ है स्टूडेंट्स, दोनों सबसे अच्छे से याद क्या रखना है, इकोनॉमिक में ना जहाँ पे अगर मनी का कुछ भी चीज़ हो रही है, इंटरैक्शन हो रहा है, इंटर एक्सचेंज हो रहा है, मनी अगर आया है तो मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर मनी नहीं आया तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, आई होप ये जो 5-6 पॉइंट्स थे, जो 6 हमारे एग्जाम्पल्स थे, वो आप लोगों को क्लियर होंगे कि स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, राइट? हमारे सब्जेक्ट का नाम वही है, तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता क्या है। ओके, सब हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है भैया, वो भी देख लेते हैं, पता होगा हमें भी क्या होता है। सो डिराइव्ड फ्रॉम, ये कुछ 4 वर्ड्स हैं, मतलब 4 हम बोल सकते हैं लैंग्वेजेस हैं जिसमें से हमें स्टैटिस्टिक्स डिराइव किया है। ओके, वो क्या है? लैटिन वर्ड अगर हम देखें तो स्टेटस, इटालियन वर्ड में स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड में स्टैटिस्टिक्स एंड ग्रीक वर्ड में स्टैटिस्टिक। ओके, ये जो चारों वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, इसका एक ही मीनिंग होता है, वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस। ओके, ये चारों का मतलब पॉलिटिकल साइंस ही होता है, एंड इन चारों के मिक्सचर से या इन चारों के थ्रू हमारा जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स वो डिराइव हुआ है। नाउ पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिस्टिक्स को पॉलिटिकल साइंस क्यों बोला गया? ये एक बिग क्वेश्चन मार्क है, राइट? इसका आंसर हमें पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस क्यों बोला गया है हमारे स्टैटिस्टिक्स को। तो स्टूडेंट्स, जो बहुत हम अगर हमारे हिस्ट्री में जाएं, बहुत एशियन टाइम में जाएं, तो स्टैटिस्टिक्स सिर्फ कौन यूज़ करते थे? जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, या हम उस टाइम पे पॉलिटिकल लीडर्स नहीं होते थे, जो किंग्स थे वो लोग यूज़ करते थे स्टैटिस्टिक्स का। ओके, स्टैटिस्टिक्स को वो लोग क्यों यूज़ करते थे? वो लोग ये जानने के लिए यूज़ करते थे कि उनके किंगडम में कितने लोग रह रहे हैं, या उनकी क्या अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, राइट? मतलब स्टैटिस्टिक्स, हमें पता है कि एक नंबर होता है, तो वो नंबर देखना रहते थे उनको कि अगर मान लीजिए किसी चीज़ की डिमांड है तो कितने लोग उसका डिमांड कर रहे हैं, ठीक, उसकी कितनी सप्लाई है। ये सारी चीज़ें हमारे जो पहले किंग लोग थे, राइट? उस टाइम पे तो राजा ही हुआ करते थे, हमारे पीएम तो होते नहीं थे तब, ये हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। ओके, तो उस टाइम पे स्टैटिस्टिक्स को सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स ही यूज़ करते थे, या हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट ही यूज़ करती थी उसको। हम एक जो लेमैन है, एक जो कॉमन मैन है, उसको वो लोग यूज़ नहीं करते थे। ओके, अगर हम आज देखें तो हम भी कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं वो चीज़ें और क्लियर होगी जब आप लोगों को मतलब समझ में आएगा कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। ओके, सो स्टैटिस्टिक्स में हम देखते हैं कि वो पॉलिटिकल साइंस इसलिए उसे नेम दिया गया था क्योंकि वो पहले सिर्फ जो पॉलिटिकल लोग थे वही यूज़ करते थे। तो वो लोग जस्ट साइंस का यूज़ कर रहे हैं हर एक सिचुएशन को जानने के लिए, हर एक प्रॉब्लम को जानने के लिए, उसे हमने बोल दिया स्टैटिस्टिक्स होता है वो। ओके, अब ऐसा तो है नहीं कि अब पॉलिटिकल साइंस बच्चा है वो। ओके, अब स्टैटिस्टिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट बन चुका है। पहले तो हम ये बोल सकते थे कि स्टैटिस्टिक्स ना एक इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। ओके, अभी ये आपकी स्टार्टिंग स्टेज है, इसलिए अभी आप इसे इकोनॉमिक्स के अंडर पढ़ रहे हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है, वो बहुत वाइड सब्जेक्ट है और उसमें बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। ठीक, स्टैटिस्टिक्स को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें स्टूडेंट्स, तो वो क्या होता है? वो होते हैं आंकड़े। ओके, हिंदी जिसको ना हिंदी बहुत पसंद होगी वो बोलेंगे ये सही लिख दिया हमने, चाहे कुछ अच्छे से समझ में आ जाता है। आंकड़े आपने सुना भी होगा, आंकड़े मतलब कुछ भी आपको नंबर्स में बताना। ओके, उसे हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं।
स्टैटिस्टिक्स स्टडिंग नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, स्टडिंग नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे इतना सब कुछ बताने के पहले पूछती कि आपके अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो आप भी कुछ ऐसे ही बोलते, कुछ डेटा होता है, कुछ नंबर होता है, किसी चीज़ को नंबर में डिफाइन कर देना, उसे हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो यस, हम उसे ही स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, लेकिन हमें एक चीज़ याद रखनी है स्टूडेंट्स कि हर एक नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है। ओके स्टैटिस्टिक्स में नंबर्स होते हैं। ओके स्टैटिस्टिक्स में नंबर्स तो होंगे ही, नंबर्स के बिना स्टैटिस्टिक्स का कोई काम नहीं है, लेकिन ऑल नंबर्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। ओके हर एक नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है। अगर सिर्फ मैं बोल दूं 5, मैंने सिर्फ बोला कि 5, ओके अब 5 तो नंबर है, तो नंबर है तो इसका मतलब क्या वो स्टैटिस्टिक्स होगा? नहीं, ये 5 का क्या करना है, कुछ बताओगे तो, आगे पीछे का कुछ तो बताओ। तो ये 5 क्या है, ये 5 हमारा नंबर है, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स नहीं। इसको हम स्टूडेंट्स और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे कि हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे और किन्हें हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ओके तो अभी हम वो देखते हैं कि क्या हमारे स्टैटिस्टिक्स होने वाले हैं और क्या नहीं होंगे। स्टैटिस्टिक्स में स्टूडेंट्स हम वेरिएबल देखते हैं। ओके इस वेरिएबल को हम क्या बोल सकते हैं, इस वेरिएबल को हम डेटा भी बोल सकते हैं। ओके ये हमें ये बताता है कि आपके जो डेटा है या फिर आपके जो नंबर्स हैं वो किस दो वेज में डिवाइड हो सकते हैं। ओके हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल या फिर क्वालिटेटिव वेरिएबल, ओके दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव। नाउ स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को क्वांटिटी और क्वालिटी इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होगा। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपने पढ़ा होगा पहले भी कि क्वांटिटी और क्वालिटी क्या होता है। ठीक है अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होगा। क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्वांटिटी से रिलेटेड है। ओके तो ये विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। ओके जिसे नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो क्या हो गई, वो हो गई क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ठीक है एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल स्टूडेंट्स, क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी होती है हमारी ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस, क्लेवर, ये सारी क्या है, ये सारी है हमारी क्वालिटी। राइट कोई बहुत ऑनेस्ट होगा, कोई बहुत डिसऑनेस्ट होगा, कोई बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत स्मार्ट होगा, राइट कोई नहीं होगा। तो ये क्वालिटी एक पर्सन की। ओके तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो वेरिएबल्स जो कि नंबर में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। ओके उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ओके नाउ इन्हें पढ़ने का क्या मोटिव था मैम, हमने क्यों समझा कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्या रीज़न था कि हमें इस चीज़ को पढ़ना पड़ा। तो स्टूडेंट्स उसका रीज़न ये है कि जो हमारा स्टैटिस्टिक्स होता है ना, वो हमारा स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड करता है ऑल टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके स्टैटिस्टिक्स में हम क्या देखते हैं, ये वाला क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को हम देखेंगे हमारे स्टैटिस्टिक्स में। ओके हमारा स्टैटिस्टिक्स जो है ना स्टूडेंट्स, वो ये नहीं बताएगा ये ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये हमारा स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ेगा। स्टैटिस्टिक्स क्या पढ़ता है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को। ओके हर एक टाइप का क्वांटिटेटिव वेरिएबल हमारा स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई करता है, उसका पढ़ सकता है उसे। ओके आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये तो समझ में आया होगा कि हमें यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल्स को पढ़ने की क्या नीड थी। ठीक नाउ स्टैटिस्टिक्स और देखते हैं क्या बता रहा है, उसका और मतलब समझते हैं हम। स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके ऑल टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, नंबर्स को हमें इंक्लूड करना है, वो हम नंबर्स को देखेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब नंबर ही होता है एंड स्टैटिस्टिक्स में हम नंबर्स ही पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। नाउ स्टूडेंट्स ये बस ना घुमा घुमा के वही सेम चीज बार बार लिख रहे हैं अलग अलग लैंग्वेज में। ओके इससे वो मतलब चेंज नहीं हो गया, जो हमने यहाँ पढ़ा वही चीज यहाँ भी लिखी हुई है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक सिस्टमैटिक स्टडी है क्वांटिटेटिव डेटा की। ओके देन स्टैटिस्टिक्स इज द डिसिप्लिन दैट कंसर्न्स द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये कुछ नया है, इन दोनों से कुछ थोड़ा बहुत नया है। ओके
ये क्या बता रहा है? स्टैटिस्टिक्स एक डिसिप्लिन है जो कि किस चीज से कंसर्न्ड है? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, ये एक डेटा के बारे में हमें बता रहा है कि वो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन करता है। अगर इसका हम शॉर्ट फॉर्म लिखें स्टूडेंट्स, ये वर्ड्स को नहीं अगर हम याद रख पा रहे हैं तो इनके हम जो स्टार्टिंग वाले वर्ड्स हैं, राइट, स्टार्टिंग वाले जो लेटर्स हैं वो हम नोट डाउन करते हैं। सो कलेक्शन का आया C, देन ऑर्गेनाइजेशन का आया O, ओके, एनालिसिस का आया A, इंटरप्रिटेशन का आया I एंड प्रेजेंटेशन का आया P, ओके। ये 5 हमारी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, ओके। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन, किसी भी डेटा की ये सारी चीजें करना हम स्टैटिस्टिक्स को मानते हैं, ओके। अगर स्टूडेंट्स हमें कोई डेटा चाहिए तो हमने डेटा को कलेक्ट किया, ठीक है, उसे हमने कलेक्ट किया अलग अलग सोर्सेज से, देन उसके बाद में हमने उसे ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज क्यों किया? क्योंकि कलेक्ट तो हमने अलग अलग जगह से किया है, अब उसे पढ़ने के लिए पहले उसे क्लासिफाई करना पड़ेगा, उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ओके। देन एनालाइज किया, उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद में उसको एनालाइज किया कि कौन सी, मतलब कंपैरिजन किया या उसकी पढ़ाई की। इंटरप्रिटेशन, उसे समझना, जो डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, एनालाइज कर लिया, अब उसे समझना है, ओके, उसे हमने क्या बोल दिया? इंटरप्रिटेशन। देन प्रेजेंटेशन, अब वो सारी चीजें हमने कर ली है, अब उसे हम प्रेजेंट करेंगे तभी जाके कोई इसे पढ़ पाएगा, ओके। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है कि यार क्या पता क्या क्या कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस सब कुछ हो गया, राइट, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा स्टूडेंट्स। इन सारी जो ये 5 हमने देखे ना, इन्हें हम, इनके ऊपर इंडिविजुअल एक एक पूरा पूरा चैप्टर है, हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कैसे कलेक्ट होता है, कैसे ऑर्गेनाइज होता है, हर एक चीज को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एक शॉर्ट में हम समझ लेंगे कि क्या चीजें होती हैं, ठीक है, लेकिन पहले हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में क्या कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब क्या है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही जो अभी हमारे न्यूज में चल रहा है कोरोना वायरस, राइट, हमें पता है यूएस में सबसे ज्यादा है केसेस हैं, ओके, इंडिया में भी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। ये चीजें हम कैसे बता सकते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैंने बोल दिया कि यूएस में केसेस बहुत ज्यादा हैं एंड इंडिया में भी केसेस बहुत ज्यादा हैं, तो क्या आप इस चीज से कुछ इंटरप्रेट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, ठीक है, ज्यादा है, हमें पता है, तो अब ज्यादा है तो हम करें क्या, राइट, इस चीज को हम कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहे इससे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यूएस में 12.5 मिलियन के आसपास कुछ केसेस हैं एंड इंडिया में 9.3 मिलियन के समथिंग केसेस हैं, ओके। तो अब हमारे पास एक नंबर आ गया, राइट, अब हमारे पास नंबर ऑफ केसेस का एक नंबर मिल गया। अब हम अच्छे से बता सकते हैं एक सिंप्लीफाइड वे में कि यार यूएस में ना केसेस ज्यादा हैं एंड इंडिया में केसेस कम है। हाँ, अब ये इंक्रीज हो रहे हैं डेली के, और डेली के डेथ्स और रिकवरीज, ये सब कुछ आप देख रहे हैं, तो वो चीज आपको क्या है, वो आप कैसे देख पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कोई ना कोई ये डेटा कलेक्ट कर रहा है, उससे पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसे प्रेजेंट कर रहा है, आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा है, तब जाकर आप उसे देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, राइट। तो ये क्या है? ये स्टैटिस्टिक्स है। ये डेटा आपको कहाँ से मिला? ये डेटा कोई ना कोई लगा हुआ है काम पे कि ओके, आप वो देख रहे हैं कि कितने केसेस हो रहे हैं, डेली के रिकॉर्ड्स हो रहे हैं, ये हुआ स्टैटिस्टिक्स। ये सब कुछ ये स्टैटिस्टिक्स से तो बता रहे हैं हमें कि ठीक है, आपके यूएस में इतना नंबर है, इंडिया में इतना नंबर है। अगर सिर्फ इससे ऐसे ही हम बोल देते कि नहीं यूएस में ना बहुत ज्यादा है, इंडिया में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन यूएस से कम है, तो हमें कैसे पता कम है? ये चीज हमने कंपेयर की तब हमें पता है। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? इसे हम बोल रहे हैं कि ये हुआ हमारा स्टैटिस्टिक्स, ओके। देन स्टैटिस्टिकल डेटा आर ओनली विच आर एग्रीगेट्स, एवरेजेस एंड कंपेरेबल। 3 क्वालिटीज होती है स्टूडेंट्स एक डेटा की, उसे स्टैटिस्टिकल डेटा बनाने के लिए, ओके। एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है? एक टोटल, राइट। एग्रीगेट्स का मतलब होता है एक सम टोटल। तो स्टूडेंट्स, किसी भी चीज का अगर सम टोटल हमें बताया जाए तो ही वो हमारा क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स होता है। अगर आपकी, हम ये बोला जाए कि आपकी क्लास में एक राम है, ओके, उसकी एज है
11 ईयर्स की, ओके, उसकी एज है 11 ईयर्स की। तो अब हम क्या करें, ठीक है राम 11 साल का है तो हमें क्या लेना देना, ये चीज हम बोल रहे हैं कि हमें राम की एज से क्या मतलब यार, क्या करना हमें। तो ये जो नंबर हुआ ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ओके। लेकिन अगर ये बोला जाए कि आपकी एवरेज एज, ओके, आपकी क्लास की एवरेज एज कितनी है, आपकी क्लास की एवरेज एज है 12 ईयर्स, तो इससे हम कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं, राइट। मान लीजिए आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ओके, तो 30 स्टूडेंट्स की एवरेज एज हमने 12 ईयर्स निकाल दी, ओके। तो हम बता सकते हैं कि जो पूरे 30 स्टूडेंट्स हैं, कुछ हो सकता है 12 ईयर्स के हो, कुछ 12 से कम हो, कुछ 12 से ज्यादा हो, लेकिन 12 के आसपास होंगे, राइट। तो ये चीज हमने क्या बताई, ये चीज हमें स्टैटिस्टिक्स ने बताई, ओके। स्टैटिस्टिक्स ने कैलकुलेट किया है कि सारे बच्चे कितने हैं, देन उनकी क्या रिस्पेक्टिव एजेस है, देन एवरेज निकाला, ओके। ये पूरे 30 स्टूडेंट्स का है, ये किसका है, ये 1 स्टूडेंट का है, ओके। तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर जो राम की हम एज देख रहे हैं, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ओके, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। क्यों, बिकॉज ये एक इंडिविजुअल की है, ये कोई हमें एग्रीगेट नहीं बता रहा है, ओके, इसलिए ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। एंड यहाँ पे क्योंकि 30 स्टूडेंट्स आ गए, 30 स्टूडेंट्स मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स का मतलब हुआ कि ये हो गया आपका एग्रीगेट, राइट, पूरी क्लास का एग्रीगेट बताया जा रहा है। तो इसे हमने क्या बोल दिया, इसे हमने बोल दिया स्टैटिस्टिक्स, ओके। तो आई होप आपको ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर होगा कि एग्रीगेट्स को हम क्यों मानते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक। देन कम स्टूडेंट्स एवरेजेस, एग्रीगेट्स लो या एवरेजेस लो। अब जैसे कि हमने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में देखा था कि राम की एज 11 ईयर्स है, ठीक है, एंड पूरी क्लास की जो एवरेज एज है वो है 12 ईयर्स। तो हमने किसे स्टैटिस्टिक्स माना, हमने स्टैटिस्टिक्स माना हमारे 12 ईयर्स वाले को, ओके, मतलब जो एवरेज हमने निकाला था उसे, हम किसी भी इंडिविजुअल को नहीं मानते, ठीक। देन कम्स कंपेरेबल, कोई डेटा कंपेरेबल होना चाहिए स्टूडेंट्स, तभी हम उसे स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ओके। एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं, जो अभी हमने यूएस और इंडिया, राइट, इन दोनों का जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि कोरोना के केसेस यूएस में बहुत ज़्यादा हैं एंड इंडिया में भी ज़्यादा है, ओके। अब एक और स्टेटमेंट मैं दे रही हूँ कि यूएस में कोरोना केसेस इंडिया से ज़्यादा है, ठीक है, ये मैंने सिर्फ इतनी ही बोली है कि यूएस में जो केसेस, नंबर ऑफ केसेस है वो इंडिया के नंबर ऑफ केसेस से ज़्यादा है। तो क्या आप इस चीज़ से कुछ इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, क्यों, ठीक है, वो एक स्टेटमेंट थी, वो दे दी गई, अब आप क्या सिर्फ उसे मान सकते हैं, आपके पास कोई लॉजिक नहीं है मानने के लिए, राइट। आपका मन नहीं मानेगा, यार ऐसे कैसे ज़्यादा है, आप अपने मन से कैसे बोल रहे हो कि इतना ज़्यादा है, ऐसा नहीं बोल सकते ना। लेकिन अगर मैं आपको फिगर्स प्रोवाइड कर दूं, मैंने बोल दिया है कि जो हमारा यूएस है उसमें 12.5 मिलियन के समथिंग कोरोना केसेस हैं एंड इंडिया में 9.3 मिलियन के समथिंग कोरोना केसेस हैं। तो अब आप इस पर्टिकुलर नंबर को देख के बोल सकते हैं कि यूएस में केसेस ज्यादा हैं, इंडिया में केसेस कम है, राइट। आपने क्या किया, आपने किया कंपैरिजन कि दोनों में से बड़ा कौन सा दिख रहा है, दोनों में से ज्यादा किस में दिख रहा है हमें। तो हाँ, आपने बोला कि मैम यूएस में ना केसेस ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू इंडिया, ओके। तो ये क्या हुआ, ये आपने कंपैरिजन करा। तो या तो आप किसी डेटा की एग्रीगेट्स ले रहे हो या फिर एवरेजेस ले रहे हो या फिर वो कंपेरेबल हैं, तो ही हम इन तीनों केसेस में ही हम बोलते हैं कि हमारा डेटा कैसा है, हमारा डेटा स्टैटिस्टिक्स है। अदरवाइज अगर ये तीनों चीजों में से कुछ भी अगर इंक्लूडेड नहीं हो हमारे डेटा में तो हम उसे स्टैटिस्टिक्स नहीं मानते, ओके। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा कि कौन सी चीज को हमें स्टैटिस्टिक्स मानना है और कौन सी चीज को नहीं मानना है, ठीक। देन स्टूडेंट्स हमारे पास एक टेबल गिवन है, उससे हमें और ज्यादा क्लियर होगा कि हमें कौन सी चीजों को स्टैटिस्टिक्स मानना है, कौन सी नहीं, ओके। अब अगर हमारे मेरे राइट साइड पे देखूं तो डेटा विच आर नॉट स्टैटिस्टिक्स गिवन है एंड मेरे लेफ्ट साइड पे है डेटा विच आर स्टैटिस्टिक्स, ओके। अब हम देखते हैं कि ये वाले स्टैटिस्टिक्स क्यों नहीं, ठीक। अ काउ हैज 4 legs,
ठीक है, एक जनरल सी स्टेटमेंट है कि एक काऊ के कितने लेग्स होते हैं, 4 लेग्स होते हैं, लेकिन उनसे हमें क्या करना, ये एक इंडिविजुअल काऊ की बता रहे हैं, राइट, यहाँ पे एग्रीगेट नहीं आया है। और हमें क्या याद रखना है स्टूडेंट्स कि अगर किसी भी डेटा को स्टैटिस्टिक्स बनाना है तो उसमें एग्रीगेट होना चाहिए, या फिर वो एवरेज होना चाहिए, या फिर वो कंपेरेबल होना चाहिए। क्या ये किसी से कंपेयर कर पा रहे हैं आप? नहीं। ठीक है, क्या ये एग्रीगेट है? नहीं, ये तो एक इंडिविजुअल है, ये एग्रीगेट नहीं है। और ये कोई एवरेज भी नहीं बता रहा है कि ऑन एन एवरेज काऊ के इतने लेग्स होते हैं, ये चीज भी नहीं बता रहा है। इसलिए इस पर्टिकुलर डेटा को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, देन राम हैज 200 रुपीज इन हिज पॉकेट। राम के पास 200 रुपीज हैं उसके पॉकेट में। तो क्या ये चीज आपको कोई स्टैटिस्टिक्स बता रहा है? नहीं बता रहा है। राम कौन हो गया स्टूडेंट्स? राम हो गया एक इंडिविजुअल। ओके, तो इंडिविजुअल्स को तो हम लेते नहीं है हमारे स्टैटिस्टिक्स में, तो राम तो हो गया हमारा इंडिविजुअल, इसलिए ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। मान लीजिए इसकी जगह पे कोई स्टेटमेंट होती कि ऑन एन एवरेज आपकी जो पूरी क्लास है 30 स्टूडेंट्स की, उसमें ऑन एन एवरेज जो पॉकेट मनी दी जाती है बच्चों को वो रहती है 200 रुपीज की, तो हम उसे स्टैटिस्टिक्स मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें एवरेज बता रहा है। ठीक है, या फिर वो हमें एक डेटा दे देता कि 30 स्टूडेंट्स को ये पर्टिकुलर पॉकेट मनी मिलती है, तो वो भी स्टैटिस्टिक्स होता। ओके, लेकिन यहाँ पे एक राम की बात की जा रही है। राम क्या हो गया? हमारा इंडिविजुअल हो गया है, इसलिए ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ठीक, देन अ यंग लेडी वॉज रन ओवर बाय अ स्पीडिंग ट्रक एट 100 किलोमीटर पर आवर। बहुत बुरा हो गया, राइट? एक जो यंग लेडी थी वो रन ओवर होगी एक स्पीडिंग ट्रक से। लेकिन इससे हमें क्या करना? क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से हम क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं? ठीक है यार, एक लेडी जा रही थी और एक स्पीडिंग ट्रक आया 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे और हो गया, लेकिन ये हमें ये नहीं बता रहा है, ये हमें कोई भी स्टैटिस्टिक्स नहीं दे रहा है ना। आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, आप इसका कोई एवरेज नहीं निकाल रहे हो, और ना ही ये एग्रीगेट है। अगर बोलते कि ये जो पर्टिकुलर ट्रक है इसने इतने लोगों को ठोक दिया है या कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कुछ अगर हम बोलते तो वो एक हमारा स्टैटिस्टिक्स होता कि हम इस ट्रक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक यंग लेडी, एक ट्रक है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपको क्लियर होंगी कि ये स्टैटिस्टिक्स क्यों नहीं है। नाउ अब हम कुछ देखते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स जो कि हमारा स्टैटिस्टिक्स बता रही है। ओके, Average height of 26 plus male people in India is 6 feet compared to 5 feet in Nepal. ये स्टैटिस्टिक्स है। ये स्टैटिस्टिक्स क्यों है स्टूडेंट्स? ये क्या बता रहा है हमें? एवरेज बता रहा है। ओके, एवरेज बताया मतलब स्टैटिस्टिक्स हुआ, पहली चीज तो वहीं खत्म। और आगे देखते हैं क्या वो दूसरी चीजें भी बता रहा है। क्या बोल रहा है वो? ऑफ हाइट ऑफ 26 प्लस पीपल इन इंडिया। 26 प्लस पीपल, राइट? ये जो चीज बता रहा है वो ये क्या बता रहा है कि 26 की जो एज है उससे ज्यादा जिसकी भी एज है उन सबकी हाइट 6 फीट है। मतलब कि यहाँ पे एग्रीगेट भी आ गया हमारा, राइट? ये क्या हुआ? यहाँ पे एग्रीगेट भी देखने को मिल रहा है हमें। इंडिया में 6 फीट हैं कंपेयर टू 5 फीट इन नेपाल। अब इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया स्टूडेंट्स? कंपैरिजन भी कर दिया है, राइट? इंडिया एंड नेपाल के बीच में जो हाइट है, जो एवरेज हाइट है मेल की, उसमें कंपैरिजन भी हो गया। तो ये चीज इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में तो हमें तीनों चीज देखने को मिल गई, एवरेज, एग्रीगेट एंड कंपैरिजन, राइट? तो ये तो होना ही है स्टैटिस्टिक्स। आई होप इसको आपको इंटरप्रेट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। एंड ये जो पर्टिकुलर हमने स्टेटमेंट देखी स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंस भी बना रही है ना, ये कुछ सेंस प्रोवाइड कर रही है हमें कि हाँ ये पर्टिकुलर अगर कोई स्टेटमेंट दी है तो उससे आपने इंटरप्रेट किया है। ठीक है, अब ये जो थी अ काउ हैज 4 लेग्स, क्या आप इससे कुछ इंटरप्रिटेशन कर रहे थे? यार ये तो बहुत कॉमन सी बात है यार, हमें भी पता है कि एक जो काउ होती है उसके 4 लेग्स होते हैं। इसमें से आप कुछ इंटरप्रिटेशन थोड़ी ना कर रहे, कुछ नया थोड़ी ना बता दिया इन्होंने, राइट? लेकिन इधर हम कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं। इधर हम देख सकते हैं कि जो कंपैरिजन है नेपाल एंड इंडिया के मेल की हाइट में वो हमें दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा स्टैटिस्टिक्स। ओके, बर्थ रेट इन इंडिया इज 18 per 1000 कंपेयर टू 8 per 1000 इन यूएसए।
अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, कंपैरिजन किसके बीच में, बर्थ रेट किसके बीच में, इंडिया एंड यूएसए के बीच में, राइट। उन्होंने हमें एक एग्जैक्ट नंबर्स दिए हैं कि 18 पर 1000 है हमारे इंडिया में बर्थ रेट एज कंपेयर टू 8 पर 1000 इन यूएसए। ओके, तो यहाँ पर हमें अच्छे से कंपैरिजन दिख रहा है, ओके, एग्रीगेट दिख रहा है कि इन टोटल इतने बर्थ रेट्स हैं। ओके, तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा स्टैटिस्टिक्स, ठीक। देन ओवर द पास्ट 10 years इंडिया हैज वॉन 60 टेस्ट मैचेस इन क्रिकेट एंड लॉस्ट 50। क्या बता रहा है हमें कि पिछले 10 सालों में इंडिया ने 60 टेस्ट मैचेस जीते हैं और 50 हारे हैं। ओके, तो ये हमें एक डेटा दे रहा है कि पिछले 10 सालों में आपके टेस्ट मैचेस में क्या हुआ है, आपकी जो इंडिया है, आपकी जो टीम है, उसने कैसे परफॉर्मेंस दी है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा कि कौन सी हमारे जो डेटा होते हैं या कौन सी स्टेटमेंट्स हमारी स्टैटिस्टिक्स होती है और कौन सी हमारी नॉट स्टैटिस्टिक्स होती है। हमें 3 चीजें याद रखनी है स्टूडेंट्स, वो क्या है, कंपेरेबल, एग्रीगेट्स एंड एवरेजेस। ओके, ये 3 चीजें हमें याद रखनी है। अगर आपके सामने कोई भी स्टेटमेंट आ जाए स्टूडेंट्स और आपसे बोला जाए कि आप इसमें से हमें बताइए कि क्या ये स्टैटिस्टिक्स है या ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, तो आप क्या करना, सबसे पहले ये तीनों चीजें देखना। ओके, क्या ये एवरेज है, अगर है तो ओके ये स्टैटिस्टिक्स है, अगर एवरेज नहीं है तो चलो देख लेते हैं एग्रीगेट है क्या, अगर है तो ठीक है ये स्टैटिस्टिक्स बन जाएगा, अगर नहीं है तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ओके, क्या ये कंपेरेबल है, अगर कंपेरेबल है तो ये स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा, कंपेरेबल नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। नाउ स्टूडेंट्स, कंपेरेबल में एक केस आ सकता है कि मैंने बोल दिया कि श्याम इज टॉलर देन राम, तो आप बोलोगे मैम आपने कंपैरिजन तो करा है, श्याम एंड राम की हाइट का कंपैरिजन करा है, आप कंपैरिजन करके ही तो बोल रहे हो कि श्याम बड़ा है और जो राम है उसकी हाइट थोड़ी छोटी है, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स इसके साथ में एक चीज क्या याद रखनी है, स्टैटिस्टिक्स मतलब नंबर्स, अगर नंबर्स नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स हो ही नहीं सकता। अगर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मैं बोलती कि राम इज 6 feet एंड श्याम इज 7 feet, ओके, तो अब मैं बोल सकती हूँ कि श्याम बड़ा है हमारे राम से इन हाइट। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स में आप इन तीनों चीजों को देखोगे, एवरेज, एग्रीगेट एंड कंपैरिजन, और इसके साथ में जो 4th चीज है नंबर। अगर बिना नंबर के कोई कंपैरिजन हो रहा है तो हम उसे स्टैटिस्टिक्स नहीं मानते, ठीक। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर होगा कि स्टैटिस्टिक्स किसे मानना है और किसे नहीं मानना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स को हम 2 सेंसेस में पढ़ सकते हैं। ओके, एक होता है प्लूरल सेंस और एक होता है सिंगुलर सेंस। ना इन दोनों में क्या क्या फीचर्स होते हैं और इनमें हम स्टैटिस्टिक्स को अलग अलग कैसे देखते हैं, ये चीज़ें तो हम हमारे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ओके, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है और हमें ये भी समझ लिया है कि स्टैटिस्टिक्स के 2 सेंसेस होते हैं जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स को पढ़ सकते हैं, एक होगा प्लूरल, एक होगा सिंगुलर। ओके, प्लूरल में हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिकल डेटा, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। प्लूरल सेंस में हमें सिर्फ ये देखना है कि जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, ओके, मतलब जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है सिर्फ वो देखना है, मतलब कहाँ से कलेक्शन हुआ है। अगर इसको मैं थोड़ा और आपको डिटेल में बता दूं, मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि ज़्यादा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आएगा हमारा कलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ देखते हैं प्लूरल सेंस में कि डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है। ओके, देन सिंगुलर सेंस में हम क्या देखेंगे, स्टैटिस्टिकल मेथड्स ऑफ डीलिंग विथ इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन के साथ में कैसे डील करना है, उसके क्या मेथड्स होते हैं। ओके, वो चीजें हम देखेंगे हमारे सिंगुलर सेंस में। दैट इज, इसके अंदर हम देखेंगे कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये चारों चीजें हम इस सिंगुलर सेंस में देखने वाले हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, मैं इनमें बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जा रही हूँ कि प्लूरल सेंस क्या होता है और सिंगुलर सेंस क्या होता है, बिकॉज इनके सेपरेटली अलग अलग वीडियोस बनेंगे जो कि इसके बाद में आएंगे। ओके, इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्लूरल सेंस और फिर उसके बाद में पढ़ेंगे सिंगुलर सेंस, ठीक। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को एक जनरल आइडिया लग गया होगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। ओके, नाउ हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। ओके, एंड इस वीडियो के नोट्स के लिंक आप लोगों को मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।